हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। आज आप मेरे साथ हैं CDS PYQ के डिटेल्स सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे 2025 का मतलब लेटेस्ट पेपर। और गाइस, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CDS की हिस्ट्री में आज तक इतना ज़बरदस्त, इतना टेढ़ा पेपर नहीं आया। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ मतलब टफ है यार, ये इतना आसान पेपर नहीं आया था। तो बहुत बढ़िया पेपर है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पूरा पेपर ये रीडिंग बेस्ड है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसकी वोकैबलरी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं, डिफेंस वाला CDS के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो पहली तरह के जो क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास CDS में, आप सब जानते ही होंगे। तो हम शुरू करेंगे लेटेस्ट पेपर से, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे ही मुझे लग रहा है आगे के भी पेपर डिज़ाइन करेगा CDS। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को इम्प्रूव्ड कर दिया गया है ना, तो आपको लगभग उसी का बेटर वर्जन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन फेल्ट इंटीमिडेटेड बाय द कमिटी। इंटीमेटेड, अब आप जानते हैं इंटीमेट क्या होता है? इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज। तो भाई क्लोज तो नहीं कह रहा है, बाय द कमिटी ड्यूरिंग हिज इंटेरोगेशन। तो इनकलकेटेड का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ डाल देना, कुछ सिखा देना, है ना, मेक लर्न। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंटीमिडेटेड, हाँ ये है, इंटीमिडेटेड का मतलब है थ्रेटन, threatened. The officer under suspension felt intimidated, threatened by the committee members during the interrogation. ठीक है, या उसे वार्निंग देना, वार्निंग देना भी इंटीमेशन में आता है ना, वार्निंग देना, थ्रेटेंड या फिर वार्नड कह सकते हैं आप, रिगार्डिंग दी एलिगेशंस अगेंस्ट हिम ना। अच्छा, एस्फेक्शिएटेड का मतलब होता है सफोकेटेड, तो ये नहीं होगा। एनल्ड का मतलब होता है कैंसल्ड। तो आप सारे वर्ड देखेंगे तो आपको सीधे मिल जाएगा कि भाई बी इज द करेक्ट आंसर। जब आपको चारों वर्ड पते होते हैं, दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ वोकैबुलरी। अगला क्वेश्चन आता है परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब होता है ना समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट या नेसेसरी किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है अमंग देम ऑल शी वॉज द ओनली वन विद द परक्यूजिट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स। तो परक्यूजिट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होगा भाई साहब। पर्स्पिकेसिटी, पर्स्पिकेसिटी का मतलब होता है विजडम। और जो परनीशियस है ना, परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है डेंजरस। और प्रैम्पटरी, प्रैम्पटरीज का मतलब होता है जब आप डोमिनेट कर रहे होते हैं। प्रैम्पटरी का मतलब होता है डोमिनेटिंग, डोमिनेट करना, डोमिनेटिंग होना। और प्रिजम्शियस, प्रिजम्शियस जब आपने पहले ही प्रिज्यूम कर लिया किसी चीज को, आपने क्या किया, पहले ही मान लिया। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं हो गए प्रिजम्शियस, हो गए मतलब एरोगेंट हो गए, एरोगेंस समझ लीजिए, प्रिजम्शियसनेस। तो आंसर हो जाएगा परस्पिकेसिटी, मतलब विजडम। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट द ऑफिशियल फंक्शन ऑर्गेनाइज फॉर द अटेंडिंग डिग्निटरीज गेस्ट अराइव्ड इन स्क्रम्शियस। स्क्रम्शियस तो टेस्टी होता है, स्क्रम्शियस खाने वाली चीज होती है, डिलीशियस होता है। ठीक है, तो डिलीशियस का, अच्छा सम्शियस होता है अट्रैक्टिव ना। और सैनर्जेटिक का मतलब होता है जो सबके मत से हो, सबकी खुशी से, सबके मत से अगर कोई चीज हो रही है तो वो आपकी हो जाती है, मतलब कोऑपरेटिव जो होता है। और ये होता है तुम्हारा लाउड एंड पावरफुल, कोऑपरेटिव। एट द ऑफिशियल फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय द अटेंडिंग डिग्निटरीज गेस्ट अराइव्ड इन सम्शियस अटायर, है ना, ऐसे अटायर, अटायर का मतलब है क्लोथ, जो कि आपके कैसे हो, अट्रैक्टिव हो,
जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो क्या हो जाते हैं वो सम्शियस। और स्क्रिम्पी का मतलब होता है बदबूदार, कंजूस भी कह सकते हैं। स्टिंगी या नॉट बैड, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, स्टिंगी इज बेसिकली अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, नेगेटिव वर्ड स्टिंगी कह सकते हैं, कंजूस कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं हो, नैरो कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं। तो आंसर रहा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेक atop the mountain has always been the lair for the intrepid hikers। तो लायर नहीं होगा इस जगह ल्यूर, ल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो टूरिस्ट के लिए या फिर हाइकर्स के लिए वो क्या था, अट्रैक्शन। तो लाइफ आप जानते हैं क्या होता है ना, लाइफ से मतलब नहीं है, लाइन से मतलब नहीं है। लिंक भी आप जानते हैं, लिंक मतलब कनेक्शन किसी चीज़ का। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर एक वर्ड रह गया लायर, वो क्या होता है। तो लायर एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, गूगल करके देखेंगे, इस तरह का होता है। इसमें वायर वायर दे रखी होती है तो बजाया जाता है, दैट इज लायर। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हुआ डी, क्वेश्चन धराशायी। अगला क्वेश्चन कहता है द कैंडिडेट्स वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बिफोर देयर एब्जॉर्प्शन इनटू सर्विस। तो जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन समझ लो, या बिगिनिंग। आपको कंपनी घुमाई जाती है, दिखाया जाता है कैफेटेरिया कहाँ है, ठीक है, सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से होंगी, सब चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। इमर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट हो जाना है, किसी चीज़ में डूब जाना है, इज इन्वर्जन। इंटीमेशन अभी हमने पीछे क्या था, इंटीमेट कर देना किसी को। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि कैंडिडेट वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंडक्शन प्रोसेस, जिसमें सब बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे आप लॉग इन करेंगे, कैसे आप लॉग आउट करेंगे सिस्टम के अंदर। ये सारी चीज़ें इंडक्शन में आपको सिखाई जाती हैं। और अंक्शन का मतलब होता है एक तरह का ऑइंटमेंट होता है ये, है ना, ऑयल वॉयल लगाना, तेल वेल लगाना। तो आंसर हो गया भाई आपका सी। तो डी वाला तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट था, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है the office memorandum directed personnel to minimize their consumption of office stationery by up to 20%। ठीक है, तो कह रहा है ऑफिस ने अपने लोगों को बोला है कि वो कम कर दें किसका, स्टेशनरी का कंजम्पशन कितने से, 20% है। तो सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, सुपरवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, नज़र रखना उस पर। सरमाइज का मतलब होता है कि व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट ना, कलेक्टिवली आपने क्या देखा इसमें से, दैट इज कॉल्ड सरमाइज। ठीक है, मतलब आपने कोई चीज़ आपको दिखाई गई, उसको देख के आपको क्या लगा, कैसा आपको फील हुआ, क्या आपने उससे डिड्यूस किया। डिड्यूस या इन्फर कह सकते हैं, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाने की बात नहीं हो रही, इंस्पेक्ट करने की लोअर हो सकता था, लेकिन रिड्यूस सबसे बढ़िया है, रिड्यूस देयर कंजम्पशन। तो मिनिमम को अगर आप रिप्लेस करेंगे किससे कर सकते हैं, सिर्फ रिड्यूस को। तो बेसिकली कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है, ये सिनोनिम देखना है आपको, क्लोजेस्ट वर्ड देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनाउंसमेंट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड बाउंस बोनस लेड टू ग्रेट टुमल्ट। टुमल्ट का मतलब क्या होता है, टुमल्ट का मतलब होता है अपहीवियल, अपरोर, मैरीमेंट, मैरीमेंट होता है हैप्पी, हैप्पीनेस। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है टॉर्चर या टॉर्मेंट। अपहीवियल और अप्रोर एक जैसे होते हैं, अप्रोर का मतलब होता है हाहाकार मच गई कहीं पे किसी चीज़ के लिए, अपहीवियल इज अगेन जहाँ पे कहीं तगड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया। तो अपहीवियल आप कह सकते हैं अ बिग चेंज दैट कॉज प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अप्रोर, तो द अनाउंसमेंट ऑफ एन एक्सपेक्टेड बोनस लेड टू ग्रेट टुमल्ट अमंग द स्टाफ। तो यहाँ पे अपहीवियल मुझे ज़्यादा बढ़िया आंसर लग रहा है। अप्रोर का मतलब ना लाउड से होता है, अप्रोर, अप्रोर इज क्वाइट लाउड। तो जब कोई चीज़ लाउड हो जाती है तो वो अप्रोर हो जाती है।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बोनस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड बोनस। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड बोनस दिया गया है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे अप्रोर ही होगा डी, क्योंकि बेसिकली ना एक पॉजिटिव वर्ड हमें चाहिए यहाँ पे। ग्रेट टुमल्ट, टुमल्ट जबकि नेगेटिव होता है तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। टुमल्ट और अपहीवियल दोनों सिनोनिम है, बड़े क्लोज हैं, है ना, लेकिन सिनोनिम चाहिए हमें, ऐसा वर्ड चाहिए जहाँ पे फिट हो। तो जो फिट होगा वो डी वाला वर्ड होगा, अप्रोर, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ग्रेट अप्रोर क्योंकि अनाउंसमेंट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड बोनस, अनएक्सपेक्टेड बोनस मिला है, पॉजिटिव आइडिया है। द स्क्रूलस रिमार्क्स इन द आर्टिकल, स्क्रूलस मत होता है जलाने वाले, फूकने वाले, ठीक है। रिमार्क्स इन द आर्टिकल वर मेट विद ग्रेट जॉय बाय द लीडरशिप ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, ऐसे कैसे हो जाएगा? स्कूरिलियस एक नेगेटिव वर्ड होता है और उसके अंदर आप बता रहे हैं कि जो हुआ उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा गया, तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब तो ये बेसिकली आपका जो है ना, इसका मतलब होता है ऑफेंसिव, ठीक है। तो रिवाइलिंग इज अगेन इसी का सिनोनिम है, और स्कैथिंग भी जलता हुआ काटता हुआ है, सर्बिक, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी इसका सिनोनिम है। अपब्रेडिंग इज स्कोल्डिंग, डांट फटकार देता हुआ, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो भाई कह रहा है इन दी आर्टिकल वर मेट विद ग्रेट जॉय, खुश कैसे हो गए अगर कोई तुम्हें ऑफेंसिव बात कहेगा? तो लॉडेटरी होगा। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेजिंग, तारीफ करता हुआ, समझे बच्चा, और इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्न प्लॉडेट्स फ्रॉम हिज कलीग्स। तो सैंक्टिमोनियस क्या होता है? प्योर या पायस। ट्रायम्फ होता है विक्ट्री। एप्रीबोरियम का मतलब होता है जब आप वही कुछ ऐसा जो कि ऑफेंसिव है, विट्यूपरेशन, गाली गलौज, बदतमीजी, विट्यूपरेशन, गाली गलौज। बैंटर का मतलब होता है फ्रेंडली रिमार्क्स। अब आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, अब देखिए आपको आसान लगेगा। उसका जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसने क्या अर्न किया? प्लॉडेट्स। अब देखो प्लॉडेट्स का मतलब तुम्हें पता हो या ना पता हो, मैं ये क्वेश्चन में कैसे करा रहा हूं जरा गौर करो। प्लॉडेट्स का मतलब तुम्हें पता हो या ना पता हो तब भी तुम इसका आंसर लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये तो पता है ये वर्ड यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसे तो रिप्लेस करना है ना। तो कोई बात नहीं है, नहीं भी पता, लेकिन यहाँ पे ऑप्रीबोरियम तो आ जाएगा, विट्यूपरेशन। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर था तो लोग तुम्हें उल्टा उल्टा ही बोलेंगे, गाली गलौच ही कहेंगे, जबकि प्लॉडेट्स का मतलब होता है प्रेस, इनकोमियम, तारीफ। प्रेज या अपलॉट, तो आंसर हो जाएगा सी ना। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी का मतलब है किसी चीज का बड़ा होना, ऑफ द माउंटेन रेंज स्टैंड द विजिटर टू द हिल स्टेशन। इनॉर्मिटी मतलब इनॉर्मसनेस, बड़ा होना ना। इटर्निटी का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, एवरलास्टिंग, तो एवरलास्टिंग से मतलब नहीं। एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है बिल्कुल जो पार हो, एक्सट्रीम, इससे मतलब नहीं है। और इनॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? इनॉर्मिटी का मतलब भी ह्यूज होना होता है, पर इसका मतलब आपको पता हो या ना पता हो इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि तो ये वर्ड तो चला ही जाएगा। आपको देखना है कि यहाँ पे इन चार में से कौन सा वर्ड फिट हो जाएगा। तो अगर आपको चारों वर्ड की मीनिंग पता है, आपको चारों वर्ड की वोकैबुलरी पता है, तो चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो लास्ट वर्ड बता, सुमलक्रम। सुमलक्रम क्या होता है? सिमलक्रम का मतलब होता है तुमने बिल्कुल वैसे ही करके दिखा दिया, इससे बेटी बेसिकली कॉपी कह सकते हो, कॉपी, इमिटिएशन, इमिटेशन। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। अच्छा भाई, रीड इज डिटरमाइन वेदर देयर इज, अच्छा एरर आ गए भाई, बहुत आसान एरर है, एरर ही थे थोड़े बहुत जो आसान थे। द एक्यूजेशन ऑफ अबेटमेंट टू द क्राइम, यहीं पे एरर मिल गया। अबेट का मतलब क्या होता है? ABATE, अबेट, अबेट का मतलब होता है बेसिकली रिड्यूस कर देना, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और ABET, अबेट, ये आएगा, अबेट, अबेटमेंट होना चाहिए। तो अबेट का मतलब होता है टू हेल्प इन अ क्राइम, किसी की मदद करना, या आप उसका प्लान बना के देना, हथियार प्रोवाइड करना, ये सारे अबेटमेंट में आते हैं।
ये वाला अबेट में। तो द एक्यूजिशन ऑफ अबेट टू द क्राइम, अबेटमेंट टू द क्राइम दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम वाज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन द कोर्ट, कि उसने हेल्प की थी ये प्रूव नहीं हुआ, इज द करेक्ट आंसर। तो देखो किया क्या, वर्ड ऑफन कंफ्यूज का क्वेश्चन यहाँ दे दिया, ऐसे भी आता है। द अनइंटेंशनल मिस्टेक मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ वॉज ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स है, ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो चाहता नहीं था, है ना, बस उससे समझ लो कि हो गई। तो दी अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, अब एक बात जरा सोचिए, मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ, जो क्लरिकल स्टाफ वॉज ओवरलुक्ड, अब मिस्टेक्स क्या है, वर्ब है, वो सॉरी नाउन है, सब्जेक्ट है, और ये कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो वर्ब की जगह वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस फॉर द इंपीरियल स्टोक्स, स्टोक, स्टोक, स्टोक अलग चीज है भाई, स्टोक नहीं, बैट्समैन क्या खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक। ये प्रिंटिंग एरर नहीं था, यही एरर दिया था, तो बहुत ही माइन्यूट फंसाने वाले एरर थे, बी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रोक होता है। ईच स्टूडेंट वॉज meant टू रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप बट द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फाउंड टू बी इनइक्विटस। कह रहा है हर एक स्टूडेंट वॉज meant टू रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप, हर स्टूडेंट को ये था कि भाई जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो एकदम इक्वल मिलेगी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भैया एन बट द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो ईच के साथ सही है, ये मेंट सही है, थर्ड फॉर्म पैसिव जैसा है, ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म सही है, सारी ग्रामर सही है। वॉस के बाद फाउंड, तो वॉस किसके लिए आया, इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया, सब सिंगुलर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। नो वन टर्न्ड अप टू क्लेम द स्टोव्ड अवे पीसेस ऑफ बैगेज विच वॉज डिस्कवर्ड ऑन द लगेज कंपार्टमेंट, थोड़ी होगा लगेज कंपार्टमेंट में, इन द लगेज कंपार्टमेंट, इन द लगेज कंपार्टमेंट, सी इज द करेक्ट आंसर, इन द लगेज कंपार्टमेंट ना, अंदर की बात हो रही है इसलिए आप इंच कहेंगे, स्टोव्ड अवे का मतलब है जो चले गए वहां से। सर्टेन एनिमल्स सही है, हैव अ टेंडेंसी टू कम्युनिकेट ओनली विद, तो सर्टेन एनिमल्स कह रहा है तो विद देयर ओन स्पीशीज, एनिमल्स अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एज सून एज द क्लॉक chimed to announce time to announce the hour at midnight, she sprung up from her bed। अब स्प्रिंग स्प्रैंग होता है, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये स्प्रंग जो दे रखा ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखी है, और हमेशा याद रखिए जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती, अपने से पहले हमेशा और हमेशा एक कुछ और हेल्पिंग वर्ब या कुछ ऐसा लेती है। देयर आर पीपल हु आर लाइकली टू फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज का मतलब है भाईचारा करते हैं, विद देयर ओन कम्युनिटी, येट नन अदर, यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है, देयर आर पीपल वो सही है, हु आर लाइकली टू फ्रेटरनाइज विद देयर ओन कम्युनिटी, येट नन अदर, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, पर ये येट का मतलब हो जाएगा फिर भी, तो फिर भी नहीं आएगा, एक्चुअली ये विपरीत बात कर रहा है, तो कम्युनिटी बट हो जाएगा, येट हो जाएगा फिर भी, तो बट क्या मतलब हो जाएगा, हाउएवर, लेकिन, तो ये अब सही हो गया कि जो पीपल हैं वो आर लाइकली टू फ्रेटरनाइज विद देयर ओन कम्युनिटी, लेकिन नन अदर, और किसी के साथ नहीं, है ना, बट का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट जैसा भी आ रहा है, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। द माइम शोड attracted a huge audience despite the high price of tickets which defied the purpose of the public event। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया हर बार इस बार के जो एरर्स है ना, वो एरर्स भी इन्होंने अलग तरीके से दिए हैं, जो वर्ड ऑफ इन कंफ्यूज है ना, वर्ड ऑफ इन कंफ्यूज को इन्होंने यहां रख दिया है। अब डिफाई से क्या मतलब है यार, डिफीटेड होना चाहिए था, डिफीटेड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट मतलब खराब कर दिया, या कुछ और आ जाएगा, डिफाई नहीं होता, डिफाई, डिफाई का मतलब वर्शिप जैसा होता है ना, डिफाइंग समवन,
वर्शिप होता है, तो वर्शिप से कोई मतलब नहीं है। तो कुछ गड़बड़ थी इसी वर्ड में, मैंने डिफीटेड लिख दिया, कुछ और भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है, पर प्रॉब्लम पार्ट सी में ही होगी। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है वो कोई और वर्ड यूज़ करे, बहुत सारे श्रेणी में जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं, पर हम डिफीटेड लिख सकते हैं। डिफीटेड मतलब फेल कर दिया। ही वॉज अनेबल टू रिकॉल, उसे याद नहीं आ रहा, वेयर ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट। देखो एक होता है हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। इसका मतलब होता है फांसी दे देना। फांसी देने की बात नहीं हो रही, किसी को लटकाने के लिए हंग आता है, हंग। तो आंसर इज बी। अच्छा अब क्या आ गया, नए तरह के क्वेश्चन आ गए। सेक्शन इज अ ब्लैंक स्पेस विथ 4 ऑप्शंस, सेलेक्ट विच एवर preposition determiner और फ्रेजल वर्ब यू कंसीडर। तो बस सिंपल है, सिंपल से आपको क्या दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। हाँ जी, तो देयर इज नो ट्रूथ इन डैश क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लियर इन दीज क्लेम्स। दीज देयर थोड़ी होगा ये वाले, तो डी, क्योंकि क्लेम्स क्या है, नाउन, इसके लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। क्लेम्स प्लूरल है तो सीधी है, दीज क्लेम्स, डी इज द करेक्ट आंसर। The bridge was intended to allow people. The bridge was intended to allow people to cross. To cross और across साथ में नहीं आएंगे, उसका मतलब वही, तो cross over to the other side. क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड पे जाना। प्रेपोजिशनल था, सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन आसान था। क्रॉस ऑन तो नहीं कहते हम। आई शैल नॉट रेस्ट while I have gone to the bottom of this matter. I shall not rest, मैं रेस्ट नहीं करूंगा until, जब तक, I have gone, तो आफ्टर मतलब बाद में तो रेस्ट कर ही सकता है, while for कोई मीनिंग नहीं दे रहा, सिर्फ until मीनिंग दे रहा है, इसलिए D is the correct answer. There are several reasons behind my choice of location to the family visit. लोकेशन किस चीज के लिए होती है, लोकेशन किस चीज के लिए होती है, लोकेशन किसी चीज के लिए होती है ना, लोकेशन इज फॉर समथिंग। ठीक है, तो रिमेंबर लोकेशन किसके लिए होती है, फॉर समथिंग। अगला कह रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स ऑट टू हैव अ मॉरल सेंटर टू फेल टू फॉल बैक। फॉल बैक किसी के अंदर नहीं, टू फॉल बैक ऑन, डिपेंड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड करना, भरोसा करना, किसी चीज के हिसाब से चलना। तो ये फ्रेजल वर्ब था, फॉल बैक ऑन। खतरनाक वर्ड आ गए भाई ये वाले तो। देखो यहाँ पे 3 वर्ड दिए, अगर आपको उसके मीनिंग पता है तो आप इसे कर लेंगे। पियर एक तरह का फल होता है, नाशपाती जिसे आप कह सकते हैं। पेयर जोड़ा होता है, और पेयर का मतलब होता है किसी के ऊपर से उसकी कवरिंग हटा देना, छील देना। अब देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। मुझे सही लग रहा है कि उसकी ब्रांचेस को छील दें या काट दें, ट्रंकेट कर दें, सही है। द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस। पेयर ऑफ ट्रीज भी ठीक लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। द पियर ट्री वॉज रिवर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी फॉर द बाउंटी इट ऑफर्ड ईच ईयर। तो बाउंटी होता है फल, तो भाई थर्ड तो हर हाल में आंसर होगा ही। तो थर्ड अगर होगा तो या तो ये आंसर होगा, या ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, 1 और 2 एलिमिनेट हो गए। ये मैंने क्यों करके दिखाया, मैं तुम्हें सीधे आंसर भी बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर 1 2 3 तीनों सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई काट नहीं सकते भाई इसमें। अगला वर्ड, अब देखो अगर आपको इन तीनों वर्ड के मीनिंग याद है, स्कोन तो आप जानते हैं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आइसक्रीम, जो आइसक्रीम लवर्स हैं वो जानते हैं ना। ये स्मॉल एक तरह की इसकी आइसक्रीम भी आती है, एक तरह का केक भी आता है। ठीक है, तो ये आप आइसक्रीम भी कह सकते हैं, आइसक्रीम केक कह सकते हैं, इट इज समथिंग रिलेटेड टू ईटिंग, केक कह सकते हैं, स्कॉन्स। तो मान लो आपको एक ही वर्ड पता था, दोज हु प्रैक्टिस स्पिरिचुअल। अब यहाँ पे देखो स्कॉन्स कहीं पे यूज हुआ है, स्कॉन ये यूज हुआ है। द स्कॉन रीडिंग ऑन द ग्राफ इंडिकेटेड एट द करेक्ट वैल्यू आउटपुट। तो भाई ये तो होगा नहीं, तो थर्ड जहां भी आ रहा है पहले वो ऑप्शन काट दो। मान लो मैं कह रहा हूँ एक ही वर्ड आता तुम्हें, तुम्हें पता चल गया ये वाला आंसर नहीं होगा,
एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। समझे? मेरे कहने का मतलब है कभी कभी तुम्हें 3 वर्ड मिलेंगे, है ना, जिसमें से तुम्हें एक भी आता है या दो भी आता है तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा भाई, अब आपने सियंस सुना है? पुरानी मूवीज में सियंस देखा होगा, SEANCE, सियंस। सियंस ये वाला, इसमें क्या होता है, वो प्लानचेट करते हैं ना लोग, अपना अपना हाथ रख के आत्मा को बुलाते हैं। ठीक है, दैट इज सियंस, टू ट्राई टू कॉन्टेक्ट द डेड, मरो को। अब देख लो, दोज हु प्रैक्टिस स्पिरिचुअल आर एट टाइम्स सीन टू पार्टिसिपेट इन अ सियंस। हाँ, हो सकता है। दे इंजॉयड ईटिंग दी स्कॉन्स। स्कॉन्स नहीं हो सकता, स्कॉन्स इसमें तो हो सकता था। ये SCONCE, ये वाला नहीं होगा, ये वाला आना चाहिए था यहाँ पे, तो सेकंड तो पक्का गलत हो गया, है ना। तो सेकंड पक्का गलत हुआ, तो ये गलत हुआ और ये गलत हुआ, तो हमारा आंसर आ गया। अभी देखो, मैंने एक ही वर्ड का मीनिंग आपको बताया इसका, इसके बेसिस पे आपका ये भी एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर भी आ गया। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्ड इतने खतरनाक नहीं होते, अगर आप थोड़ा सा चालाकी से चलेंगे तो आप कर देंगे। अभी मैंने मीनिंग नहीं बताया आपको, सियंस का मीनिंग अब बताया, तो जबकि इसका कोई मतलब भी नहीं था। सियंस का मतलब मैंने आपको बताया ये वाला, टू कॉन्टेक्ट द डेड। ठीक है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते तो एक ही बचता, अगर मैं ये वाला पहले पढ़ लेता, क्योंकि मुझे एक वर्ड पता था, स्कोन। स्कोन का मतलब एक तरह का केक होता है, एक तरह का खाने का आइटम होता है, आइसक्रीम भी आती है इसके फ्लेवर की। और स्कॉन्स क्या होता है, अब मैं बताया, तो बताएं या नहीं बताएं? स्कॉन, ये बहुत ही टेढ़ा वर्ड दिया था। स्कॉन का मतलब होता है कैंडल होल्डर। गूगल करके इसकी इमेज जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लंबा सा होता है ऊपर, है ना, कैंडल होल्डर, तो लोग इसको गलत समझ लेते हैं। तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको एक भी नहीं पता तो छोड़ दीजिए। अब ट्रूजिम और ऑल्ट्रुजिम ना, ट्रूजिम का मतलब होता है सच्चा रहना, ऑल्ट्रुजिम का होता है दूसरे का मदद करना, मतलब दूसरे के लिए सोचना। दैट वन हैज टू रीप वॉट वन सोस इज ट्रूजिम, ये बिल्कुल सही बात है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, सच बात है, सच्चाई होना। द ऑल्ट्रुजिम अटर्ड बाय द सियर, ऑल्ट्रिज्म अटर्ड नहीं करता, कवर्ड द हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ऑल्ट्रिज्म नहीं, ट्रूज्म, सच्ची बात। ठीक है, तो भाई पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली वन आंसर होना चाहिए इसमें, समझे आप? तो अगर आपको एक वर्ड भी पता है इसमें, तो भी आप इसमें दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस बेसिकली एडजेक्टिव होता है, कॉन्सिक्वेंस नाउन होता है। तो कॉन्सिक्वेंट टू द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी, सही लग रहा है। द पास्ट इज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, ये भी सही लग रहा है। तो टू तो पक्का सही है, तो टू सही है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, कॉन्सिक्वेंट टू द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जब आप कंफ्यूज हो जाए तो कोई और एडजेक्टिव सोच लीजिए। ऑनेस्ट टू द डिसीजंस, तभी भी सही आ रहा है। रिच टू द डिसीजन, तभी भी सही आ रहा है। ऐसे देख सकते हैं। सीज, सी और क्रीज हम समझ लेते हैं। सीज का मतलब होता है कैप्चर, ये वाला हो गया कैप्चर करना। ये वाला सीज हो गया स्टॉप। और ये वाला क्रीज जो होता है, ये लाइन होता है, जो पेंट्स पे, पेंटालून्स पे बनी हुई आती है लाइन या क्रीज, उसे हम ये लाइन या फिर क्रीज बोलते हैं। ठीक है भाई। सो द कस्टम्स डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स, हो सकता है ये। तो पहला वाला तो मुझे भाई सही लग रहा है, पहला वाला सही है, तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, तो ये गया और ये गया। अब भैया देखो, दो तो दोनों में ही है ना। तीसरा देख लो, मिलिट्री पर्सोनल आर रिक्वायर्ड टू बी अटायर्ड इन ट्राउजर्स विद अ नाइफ एज लाइक क्रीज, बिल्कुल सही है ये। थर्ड बिल्कुल सही है, और अगर थर्ड सही है तो भैया आंसर ये वाला होना चाहिए, डी। सेकंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा था कि एलिमिनेशन से कितनी बार ऐसा होगा कि आप शॉर्ट में ही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, और क्योंकि आप इस बार तो आपको सीज का मतलब भी पता है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। टू इम्प्रूव रिलेशंस द टू पार्टीज डिसाइडेड दैट द हॉस्टिलिटीज बिटवीन देम शुड सीज, स्टॉप, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
मतलब ये भी सीज का मतलब है स्टॉप, तो ये भी सही आ रहा है, तो आंसर होगा डी। तो आप देख रहे हैं भाई रीडिंग बेस्ड पेपर है। तो गाइज अब अभी हम आ गए हैं ईडियम्स और फ्रेजेस में। जो सिंपल से वाले हैं इसमें, इसमें सीधे आपको ईडियम दे रखा है, उसका आंसर बताना है। आपसे क्वेश्चंस में नहीं पूछे गए हैं। तो कह रहा है लिसन विद हाफ एन ईयर, आधे कान से सुनना, तो मीनिंग अपने आप समझ में आ गया, आसान था। मीन्स नॉट पे फुल अटेंशन। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं मीनिंग, लिटरल मीनिंग ही उनका आंसर हो जाता है। जैसे लिसन विद हाफ एन ईयर मतलब आधे कान से सुनना। डाइड इन द वूल, अब ये इसका क्या मतलब होता है? डाइड इन द वूल का मतलब है इसको असर नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी कलर्ड है ना, ऑलरेडी कलर्ड है, डाइड इन द वूल। ठीक है, तो नोशन फ्लफी अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ, है ना, कलर्ड, कलर्ड पार्टीशन जिसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई आदमी कट्टर है तो उससे दूर रहो, वो नहीं सुन सकता, बिकॉज कौन है वो? डाइड इन द वूल है वो ना, ये नहीं सुनेगा, फर्म बिलीफ है। ऐसी लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कुत्ता है बढ़िया सो रहा है, मस्त आराम से लेटा है, तुमने छेड़ दिया, क्या होगा? दिक्कत तुम्हारे लिए होगी। ये कह रहा है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, पड़ा रहने दो, लेट थिंग्स रिमेन एज दे आर बिकॉज ऑफ लेजीनेस, नहीं, नो नॉट इंटरफेयर इन द सिचुएशन वेयर इंटरफेरेंस में एक्सेसरबेट मैटर्स। एक्सेसरबेट का मतलब है और खराब कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो कुत्ता सो रहा है, सोने दो, कितना आसान है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब है कि भाई, जैसे हमारे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, मतलब एक एक सेकंड बचाओ, वो फायदा देता है तुम्हें। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेकिंग अनलाइकली कनेक्शन, टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम, अगर तुम टाइमली किसी प्रॉब्लम को देख लोगे, है ना, तो वो फ्यूचर में तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जैसे तुम्हें लगा तुम्हें ईडियम फ्रेजेस समझ में नहीं आते, तुमने रीडिंग टाइमली शुरू कर दी, चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। फाइट विथ फायर का मतलब है जैसे को तैसा करना। यूज द फोर्स और स्ट्रैटेजी ऑफ वंस अपोनेंट टू काउंटर ने, सेम फोर्स, यही होगा, सेम फोर्स अटेम्प्ट करना, है ना। इंसेंडेरी का मतलब होता है आग जनी, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि जैसा सामने वाला कर रहा है वैसे ही उसके साथ करना है ना। जैसे इराक ने जैसे उन्हें इसराइल ने करा, वैसे ही पलट के ईरान ने करा, तो दैट इज फाइट फायर विथ फायर। स्ट्रेट एंड नैरो, स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है एकदम ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेड वे ऑफ बीइंग, ईमानदार आदमी है भाई स्ट्रेट एंड, कौन है? मॉरली एक्सेप्टेड, स्ट्रेट एंड नैरो। टर्न वॉन्स स्टमक, बी नॉशिएटेड बाय, बीइंग प्लेग्ड बाय, अनेबल टू कोप विद। अच्छा, अब स्टमक से रिलेटेड ना आपको बहुत सारे इडियम्स मिल जाएंगे यहाँ, जो आपके यहाँ मतलब बार बार पूछे जाते हैं। तो टर्न्स वंस स्टमक का मतलब है कि भाई स्टमक तुम्हारा है, इसको टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया, कि तो क्या होगा? सारा खाना निकल जाएगा, मतलब उल्टी आ जाना। बीइंग नॉशिएटेड बाय समथिंग और समवन, कुछ गंदा देख लिया ना, कोई लड़की की मान लो कुछ अच्छा खा रही थी खाने की, तुमने चूहा हुआ दिखा दिया उसे, दैट इज कॉल्ड टर्न वंस स्टमक। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, वर्ल्ड तुम्हारा ऑयस्टर है। यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ, जो तुम्हें चाहिए जिंदगी से एकदम तुम्हें मिल जाएगा। यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो 10 इडियम और फ्रेजेस आए आपके पास 31 से लेके 40 तक। कास्ट वन ब्रेड्स अपॉन द वाटर्स, मतलब आपने सुना होगा, हिंदी में भी एक कहावत है, उर्दू में कह लीजिए, हिंदी में, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। तो नेकी कर दरिया में डालने का क्या मतलब होता है? नेकी कर डालने का मतलब होता है कि भाई अच्छाई करते समय ये मत सोचो कि पलट के तुम्हें भी उसका अच्छाई रिवॉर्ड मिले। टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, है ना। इसलिए चैरिटी मत करो कि भगवान ने कहा है एक के 10 दूंगा, तो मैं एक दे रहा हूँ, 10 तो मिलने चाहिए मुझे। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हाँ, ये बहुत बढ़िया सेंटेंसेस होते हैं, अभी पिछले कुछ 1-2 साल में इंट्रोड्यूस हुए हैं, 1-2 बार में। इसमें होता क्या है, इसे कहलाते हैं कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। इसमें ना आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है, एक सेंटेंस उसके बाद दिया गया होता है, और आपसे पूछा जाता है इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। क्या ये एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है थोड़ा सा अगेंस्ट है एक दूसरे के, कन्फर्म कर रहे हैं, या रीइंफोर्स, उसी चीज को दोबारा लागू कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। रीइंफोर्स मतलब एम्फेसाइज कर रहा है। आइए देखते हैं। द स्नोवी एल्बाट्रॉस, एल्बाट्रॉस एक तरह की बर्ड होती है, इज अमंग द लार्जेस्ट बर्ड दैट कैन फ्लाई इन द वर्ल्ड। सही बात है, अच्छा भाई ऐसा है क्या? इट हैज द वाइडेस्ट विंग स्पैन अमंग ऑल द बर्ड। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट बर्ड है, और यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ा है, विद लेंथ रीचिंग अप टू 12 फीट तक पहुंच जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी कर रहा है भाई, ये कह रहा है बड़े, अगर ये कहता छोटे पर हैं तो तुम सोच सकते थे,
तो ये पहली बात को क्या कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है। ठीक है, अब तुम ये सोच रहे होगे सर एक बात बताओ, इसका आंसर कंफर्म काहे नहीं लगाया हो। ठीक है, कंफर्म इसका आंसर इसलिए लगाया कि उसने इस बात को कंफर्म नहीं किया कि ये सबसे बड़ी ही बर्ड है, पर ये जरूर बताया कि विंग स्पैन बड़ा है। अब हो सकता है कोई और ऐसी बर्ड हो जिसका विंग स्पैन इतना बड़ा ना हो, लेकिन ये बॉडी बड़ी हो, तो वो ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसलिए आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, डी, रीइंफोर्स द फर्स्ट। अवेयरनेस अबाउट वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस इज अ डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करता। इस कॉन्ट्रापुनटल, यही है ये। कॉन्ट्रापुनटल का मतलब होता है दो बातें जो एक ही टॉपिक के बारे में हो पर फिर भी अलग अलग हो। ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रापुंटल। तो अवेयरनेस जो है खुद की पर्सनैलिटी के बारे में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक बात हो गई। सेल्फ अवेयरनेस डिफिकल्ट बोलता है, इंपॉर्टेंट तो है पर डिफिकल्ट है। तो ये दो कॉन्ट्रान्यूक्टल बात हो गई। जैसे मैं कहूँ कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, और फिर मैं कहूँ कैमल इज गुड ओनली इन डेजर्ट, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, रीइंफोर्स नहीं कर रहा। कॉन्ट्रा पुंचल जो साथ साथ हैं, डिफरेंट है एक ही टॉपिक के बारे में। अ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज एज अ हाइपोथेसिस, पहले हाइपोथेसिस होती है। आफ्टर इज सब्जेक्ट टू इंक्वायरी एंड इज प्रूवन इट बिकम्स अ थीसिस, उसके बाद ये थीसिस हो जाती है। प्रूव द फर्स्ट, तो इट हैज टू बी एक्सटेंड द फर्स्ट। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले वाले में उसने क्या कहा, पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा, जस्ट वन सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो उसने इसमें कहा कि साइंटिफिक थ्योरी जो होती है वो पहले प्रपोज की जाती है, हाइपोथेसिस होती है। उसके बाद का काम क्या होता है, वो ये होता है। तो ये इसने इसको प्रूव नहीं किया है ना, और ना ही इसका हाइपोथेसिस किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसके बारे में और बात बताइए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। The manhunt for the perpetrator of the crime spread across the entire state. There was deep public anger triggered by the enormity. कह रहा है मैन हंट फॉर परपेट्रेटर। मैन हंट का मतलब है ढूंढ मच रही थी ना, ढूंढा जा रहा था किसी को पकड़ने के लिए ना, जो क्रिमिनल था। पूरे स्टेट में फैल गई ये बात। देर वॉज डीप पब्लिक एंगर, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, है ना, इस चीज़ को लेके। तो ये गुस्सा क्यों आया, इसकी वजह से आया। तो पहला वाला क्या हुआ, दूसरे वाले का प्रीकर्सर हो गया। प्रीकर्सर का मतलब है एक चीज़ जो दूसरे वाले की वजह से हुई है, बस यही आंसर हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, ऑल्टर नहीं कर रहा, सिंपल। तो ये सीधे मीनिंग से समझ में आते हैं। मीनिंग समझ आएगा, जैसे लिबरलाइजेशन चेंज दी कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स का मतलब होता है कलर्स, देखने का नजरिया चेंज कर दिया इंडियन इकोनॉमी का। इंडिया इज टुडे पॉइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव बात है, ये भी पॉजिटिव बात है। कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट नहीं है, कोरिलेट करता है ना, कोरिलेट करता है कि भाई पहले ये हुआ, इंडिया में लिबरलाइजेशन आया और आज इंडिया इतनी ज़बरदस्त हो गई। तो ये रिलेशन की बात है कि बता रहा है लिबरलाइजेशन ने क्या किया। द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, कि जो फाइनल आउटकम होगा वो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी होगी। ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली अंडरस्टूड, ये बात भी सही है। फुल्ली रीइंफोर्स द फर्स्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है ये। रीइंफोर्स द फर्स्ट टू एन एक्सटेंट नहीं है ना, क्योंकि कह रहा है ऑल आउटकम्स कहा, तो ऑल आउटकम्स कहा तो फुल्ली रीइंफोर्स हो गया। ठीक है, फॉलो वॉलो नहीं करेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला कहता है मास्टरी ओवर एनी आर्ट फॉर्म। कह रहे कभी किसी चीज़ पे, आर्ट फॉर्म पे मास्टरी चाहिए ना, सालों लग जाते हैं, डेडिकेशन चाहिए, पर है ना, और लगातार किसी चीज़ को करने के लिए परसिवरेंस चाहिए। 10,000 साल लगते हैं प्रैक्टिस तो बिकम, एक है ना, 10,000 घंटे लगाओगे तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट बन पाओगे। इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट, नहीं ऐसा तो नहीं है। इज फुल्ली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। इस मार्जिनली कंसिस्टेंट नहीं है, वो कह रहा है इतने सारे, कह रहा है 10,000 घंटे बता दिए उसने,
एक साल में कितने घंटे होते हैं? तो 365 इंटू 12 करोगे तब भी एक साल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा, एक साल से भी ज़्यादा टाइम बता रहा है, तो फुल्ली हो जाएगा, बी है ना। नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज सिविलाइजेशन एकोस, कनेक्ट्स विद द मेंशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर द असर्शन, ये कर रहा है, ये एक रीजन दे रहा है, एक वजह दे रहा है कि हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, हमने इसको ब्यूटी क्यों कहा, क्यों कहा, क्योंकि कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ इंडिया के सिविलाइजेशन के इसमें एथोस वगैरह, तो ये यही मेन बात है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्राडिक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा, नेगेटिव बात तो नहीं है ये। रोजेट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर, ठीक है। द रोज इज पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मैनी लैंग्वेजेस। तो भाई यहां पे इसने लिटरेचर की बात करी है ना, लैंग्वेज की बात करी है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे, रोजेट इज एन एडजेक्टिव हो गया, लैंग्वेज की बात हो गई, द रोज इज अ पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मैनी लैंग्वेजेस। तो ये क्या कर रहा है, पहले वाले को कोइंसाइड तो नहीं कर रहा, कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है, नहीं, ये हो जाएगा एक्सटेंड ना। तो पहले इसने बताया कि भाई एडजेक्टिव, लैंग्वेज की इसने बात करी, और फिर इसी को बताया कि पोइटिक में भी ये यूज़ होती हैं सारी चीज़ें, तो एक्सपेंड कर रहा है, एक बात करी उसी के बारे में, रोज़ के बारे में और बात करी, तो सेम चीज़ है। द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म, जो सुबह उठता है उसको फल मिलता है, ये मतलब है। टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपीडिशियसली टू अचीव वंस गोल, अच्छा जी। मेक्स assertion अबाउट द फर्स्ट, ठीक है। प्रोवाइड्स अ मेटाफोरिकल assertion ऑफ द फर्स्ट, यही तो कर रहा है ये। मेटाफोरिकल assertion का क्या मतलब होता है? मेटाफोरिकल का मतलब होता है कि आपने ये कह दिया, अरे भाई तुम तो राजा हो इस फील्ड के, तो ये आपने एक मेटाफर यूज कर लिया। मेटाफर का मतलब होता है कि जब आपने एग्जैक्ट बात नहीं कही, जो एग्जैक्ट बात थी वो ना कह के आपने कुछ और ऐसी बात कही जिसमें आपने नाउन बदल दिया, है ना, या कोई चीज़ें बदल दी, और वो मीनिंग वही दे रही है। जैसे भैंस के आगे रोए अपने भी नैन खोए, तो ये मेटाफोरिकल वे में आपने कह दिया कि भाई क्यों क्यों समझा रहा है इसे, ये गधा है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा मेटाफोरिकल असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आ गया। तो यहाँ पे आर से स्टार्टिंग हो रही है, सबसे पहले आर पढ़ लेते हैं। द तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1940 इज ऑफन कंसीडर्ड। तो भाई आर और पी हमें मैंडेटरी पेयर चाहिए थे, आर और पी हम देखेंगे हमें कहाँ कहाँ मिले। आर और पी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं। आर पढ़ा हमने पहले, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। बी में उसने बात करी कंसिडर टू बी पैराजेडमिक, फिर उसके बाद एस आता है। एस क्या कहता है, एंड दी ओनली इंस्टेंस वर्दी वर्दी ऑफ अटेंशन इन अ कंपैरेटिव साइकोलॉजिकल स्टडी। तो भाई एस और क्यू भी मैंडेटरी पेयर जा रहा है, सी इज दी करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अराउंड 10 क्वेश्चन ये भी आपको यहाँ पे मिले होंगे। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स, इससे स्टार्ट होगा विद, just 1 second, there is an important call to be taken. तो वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद सोशल मूवमेंट्स, तो मुझे पता चल गया आर और पी एक साथ आएंगे, आर पी सिर्फ यहाँ पे साथ है, इसलिए बी आंसर होगा। एक बार आगे का पढ़ के देख लेते हैं। एस कहता है इज देयर को एग्जिस्टेंस विद नेशनल स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो बिल्कुल सही जा रहा है, मीनिंगफुल है और कोई आंसर नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर दी, तो एस और क्यू मैंडेटरी पेयर हुआ, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इज पॉसिबल आफ्टर दी गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन, ठीक है। तो क्यू के बाद आर भी आ गया, क्यू के बाद आर भी आ गया, और फिर पी आ गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो आप मीनिंग निकालेंगे, एकदम बिल्कुल सही मीनिंग आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन, तो भाई पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, कोई मीनिंग नहीं दे रहा, कोई थीम नहीं है। अलॉन्ग विद, अलॉन्ग टू, क्यू से भी नहीं होगी। द एंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ये हो सकता है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी डिस्टिंग्विश सोशल एनवायरमेंट अलॉन्ग टू एक्सेस, इससे पता चल रहा है ये मीनिंगफुल आ रहा है, एस और क्यू मीनिंगफुल आ रहा है, तो भाई यही आंसर हो जाएगा, डी और कुछ नहीं होगा। एस क्यू साथ में आया, उसके बाद आपका पी आ गया, रेडिकल और लिमिटेड चेंज वाली बात, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड ऑल द मोस्ट सोशल एनवायरमेंट, अच्छा, तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगी क्योंकि आर से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, ये भी आर से स्टार्टिंग हो रहा है, तो एस से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। ऑल द मोस्ट सोशल मूवमेंट्स टेंड टू बी टेम्परेरी, और दे, तो आर से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। लो भाई, यही आंसर हो गया, बिना देखे, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, यही लॉजिकल होगा। ऑल द मोस्ट सोशल मूवमेंट्स, अब आ जाएगा पी आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव, एंड आर आ गया टेंड टू बी टेम्परेरी। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, क्यू से स्टार्टिंग होगी क्योंकि स्टार्टिंग यहीं पे दे रखी है, मुझे लग रहा है यही आंसर होगा। वन ऑफ द लार्ज, ये देख आखिरी के बड़े आसान से आए थे, देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, अपी इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब आ गया हैज विटनेस्ड इंप्रेसिव ग्रोथ, तो सबसे बढ़िया यही था यार, कितना आसान था। 57 वॉज फॉर्म्ड, तो भाई पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, काट डालो। इन वेस्टर्न इंडिया द सवर्ज सभा, एंड ऑल क्लासेस से स्टार्टिंग नहीं होगी, आर से आर काट डालो। एंड द नीड्स ऑफ द पीपल, एस से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो क्यू से ही होगी। इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड, तो क्यू और पी दोनों मैंडेटरी पेयर हैं, दे रखे हैं। ठीक है, वॉज फॉर्म टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल, गिव वॉइस टू द डिमांड्स एंड ऑल क्लासेस ऑफ द डिमांड्स एंड नीड्स, तो पी और एस मैंडेटरी पेयर हुआ, पी एस तुम्हें यहां मिलेगा, इसलिए आंसर इसमें ए होगा। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, कैसे किया हमने ये, सबसे पहले हमने क्या किया, अरे यार, ठीक है, सबसे पहले हमने एलिमिनेशन किया, हमारे पास ये दोनों बचे, दोनों जगह क्यू और पी था। क्यू कह रहा है ये सार्वजनिक सभा की बात हो रही है, फॉर्म्ड हुआ टू गिव डिमांड्स एंड नीड्स, तो पी और एस मैंडेटरी पेयर हुआ। अबे यार, पी आर क्यों कर दिया मैंने, पी एस देखो यहाँ पे भी लिखा है, तो पी एस अगर मैंडेटरी पेयर हुआ ना, तो सी आंसर होगा ना, पी एस यहाँ दे रखा है और क्यू से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो एक्सप्लेन सही किया था, गलत मतलब टिक गलत कर दिया था, एक्सप्लेन ठीक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्राइम टुडे आर बट अ स्टेप फॉरवर्ड, द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट एंड वेट्स, अब देखो इसमें क्या होगा, द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्राइम्स, क्यू और पी मुझे मैंडेटरी पेयर लगा, क्यू पी मैंडेटरी पेयर लगा मुझे, क्यू पी मुझे मिला यहाँ, तो अगर मैं आर से स्टार्ट करूँ, द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, जो अचीवमेंट हम सेलिब्रेट करते हैं, अब आ जाता है सीधे क्यू, टुडे आज, आर बट अ स्टेप फॉरवर्ड, द अपॉर्चुनिटी टू ग्रेटेस्ट ट्राइम एंड द अचीवमेंट दैट अवेट्स अस, आगे की बात हो रही है यहाँ पे, अभी की और आगे फ्यूचर की, तो बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। एंड द विजन से स्टार्ट नहीं होगा, पी से काट डालो। पार्ट इन द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट एक्सेस, तो क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, ये भी काट डालो, कोई मीनिंग नहीं है। स्कार्सिटी बट आर से भी नहीं होगा, अब देखो एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन खत्म हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, पढ़ के देख लो। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट्स ऑफन टुक, टुक के बाद क्या आएगा, टुक के बाद आएगा क्यू, पार्ट इन द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द टैक्सेस एंड फूड, अब आ जाएगा आर, स्कार्सिटी बट दे लैक द मींस प्रोग्राम एंड द विजन टू कैरी, तो ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। तो एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देखेंगे।
And here we have the last question of this PQRS. Question number 60th. तो इट्स पॉलिसी किसकी पॉलिसी नहीं पता, तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, दैट से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, दैट अमाउंटिंग क्यों नहीं दे रखा, टुवर्ड्स अ क्राइसिस वाइज डिसाइडेड टू चेंज, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, एस से भी नहीं होगी, सिर्फ आर से स्टार्टिंग होगी, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही खत्म हो गए कुछ क्वेश्चन तो। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सीइंग, क्या देख रही है, नाउ सीइंग क्यू दैट द माउंटिंग टेंशन वाज हेडिंग, आर के साथ क्यू द माउंटिंग टेंशन वाज हेडिंग किधर, एस टुवर्ड्स अ क्राइस वाइजली डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी, तो बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब आए हैं भाई इससे भी खतरनाक वाले, ये कौन से होते हैं, S1 और S6। इसमें भाई पहला सेंटेंस दिया हुआ है और ये वाला लास्ट सेंटेंस, और इसमें जो बाकी के बचे हुए हैं ना, इनको आपको अरेंज करना होता है। एक नज़र डाल लीजिए फटाफट, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, द मिनिमम थर्मामीटर हैज अ लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस अल्कोहल, इसकी जो फ्लूइड है वो क्या है, कलरलेस अल्कोहल है। ठीक है, द मिनिमम थर्मोमीटर हैज अ लार्ज बोर, minimum thermometer has a large bore and its fluid is colorless alcohol, the daily temperature is recorded since a permanent। ठीक है, हाँ तो इससे स्टार्टिंग हो जाएगी। नहीं हो रही भाई इससे स्टार्टिंग। अब देखो, ये होगी क्यू स्टार्टिंग, रीसेटिंग द डंबल ऑफ द मिनिमम थर्मामीटर, रीसेट किया किसको, डंबल को, थर्मामीटर के जो, ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय एक्शन ऑफ इन्वर्टिंग द स्टेम, स्टेम को उल्टा कर दिया, अंटिल द इंडेक्स स्लाइड्स डाउन टू, अब यहाँ पे ही देखो इंडेक्स स्लाइस की बात हुई है, और इसी को इसने इंडेक्स को यहाँ पे डार्क इंडेक्स इन द शेप ऑफ अ लॉन्ग डंबल इन द बोर बिलो द टॉप ऑफ द, अब पहले यहाँ पे इसने इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ पे इसने इंडेक्स की बात दोबारा से की है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई क्यू पहले आएगा या फिर आर पहले आएगा। भाई साहब आर पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने इंडेक्स को डार्क इंडेक्स इन द शेप ऑफ अ लॉन्ग डंबल, और इसी चीज को इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस दोबारा कहा, अंटिल द इंडेक्स स्लाइड्स डाउन, तो मुझे ये बात पता चल गई भाई पहले आर आएगा और उसके बाद क्यू आएगा, तो जहां जहां आर और क्यू यहाँ पे क्यू पहले है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे भी क्यू पहले है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी क्यू पहले, ये भी गलत हो गया, तो यही आंसर होगा सिर्फ डी। ऐसे किया इस क्वेश्चन को। अब इसे पढ़ के देख लो, इट इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली एज द अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, द मेनिस्कस ऑफ द अल्कोहल पुल्स द इंडेक्स डाउन, ना ये इंडेक्स को क्या कर देता है, नीचे कर देता है। एस से स्टार्टिंग हुई, अब एस के बाद आ गया आर, आर कहता है जब यहाँ पे इसने किसकी बात करी, मेनिस्कस की, और इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसको यहाँ पे एलैबोरेट किया, वो मूव करता है बोर से, लीव करता है इंडेक्स को बिहाइंड टू रजिस्टर द लोवेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये नहीं आएगा इसके बाद, एस के बाद आएगा आर, एस आर है मैंडेटरी पेयर। ठीक है, अल्कोहल पुल्स द इंडेक्स डाउन, द अ टाइनी डार्क इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स, ए टाइनी डार्क इंडेक्स होती है जो इस शेप में होती है, तो एस आर मैंडेटरी पेयर हो गए, उस बेस पे भी आंसर डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Cretaceous period extend from 146 billion year ago to 65 billion year ago। ठीक है, तो एक पीरियड दे रखा है, इस पीरियड में इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ बेस्टलिक लावा ये सब पोर हुआ इसमें। ठीक है, ये दे रखा है, एक नज़र डालिए 10 सेकंड की, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन आपको। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए कैसे हुआ, क्यू कहता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, अब पहले इस पीरियड की बात हुई, अब इस पीरियड के एंड की बात हुई, इसको यहीं निपटा दिया।
ठीक है, द पेनिनसुला वॉज अफेक्टेड बाय इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी, जबरदस्त वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। अब बता रहा है पी में, अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट फ्रॉम दिस पीरियड मार्क्ड बाय द ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी। अब जब वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, ये सारे काम होंगे, आउटपोरिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लावा ये सब होगा, डेकन ट्रैप ये सारी चीजें हुई है ना, प्लूटोनियन रॉक्स ये सब हुआ। ठीक है, तो क्यूपी अब आ रहा है आर दिस आउटपोरिंग। अब यहाँ पे आउटपोरिंग की बात करी इसने, इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे आउटपोरिंग दोबारा से आ गई तो पी और आर मैंडेटरी पेयर हो गया, तो पी आर भी यहाँ पे है, बिल्कुल सिंपल, एस लास्ट में आ जाएगा। तो दिस इज एन इजी वन, ये वाला क्वेश्चन काफी आसान था। हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 63। The Central Indian Highlands, known as the Vidyan Mountains, occupy a large basin extended from Chittorgarh in the west to the Sasaram and Dehri on Son in the east. ठीक है, S1 हो गया। द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, वन ब्रांच ऑफ द बेसिन एक्सटेंड फ्रॉम सासाराम, यहाँ पे देखो सासाराम की बात हुई थी, सासाराम एंड देहरी, और सासाराम से एक यहाँ कहाँ जाती है, होशंगाबाद, तो पी स्टार्टिंग हो गई, होशंगाबाद जाती है, और फिर अब इसने कहा वन ब्रांच, इसी ब्रांच के बारे में कह रहा है, फिर कह रहा है दिस ब्रांच, तो हो गया ना पी और आर मैंडेटरी पेयर, तो पी और आर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अरे पी और आर तो कहीं जगह है, दो जगह है, एलिमिनेट हो गया। क्या हम क्यू से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्यू कहता है इन सम ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द विद्यान सिस्टम आर फाउंड डायमंड बियरिंग। अब ये एक नई बात करी है इसने, डायमंड बियरिंग की बात जो है ये नई बात है, ये लास्ट में आनी चाहिए क्योंकि ये नया टॉपिक है। तो इसके बाद एस आ रहा है क्या, एस बिल्कुल सही आ रहा है, सेवरल आइसोलेटेड एक्सपोजर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स अकर्स इन, तो पहले इसकी बात करी, फिर एक नई, और फिर एक नई चीज इसने क्यू में इंट्रोड्यूस करी, तो आंसर होगा इसमें ए। कैसे, पी आर एक मैंडेटरी पेयर है और क्यू लास्ट सेंटेंस, इस बेसिस पे 63 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 64। डॉट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड लेंदी पीरियड, जहां पे क्या होता है, पानी नहीं पड़ता है, बारिश नहीं होती है, रेनी सीजन में भी बारिश नहीं होती है। दिस डेफिनेशन हाउएवर, डेफिनेशन अभी दी नहीं है, तो पी से स्टार्टिंग हो नहीं सकती है, काट डालो। इन जनरल दी एजेंट रिकॉर्ड लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्चुअली एंड वन ऑफ द वेरिएबल रेनफॉल इज मोर देन 20%, हो सकती है ये पता नहीं कौन सा डेटा बता रहा है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगी, एस या पी से स्टार्टिंग होगी। एरियाज वेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 20 to 60%, ये दिए देखो डेफिनेशन, द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिफाइंड, है ना, ये आ गया भाई डेफिनेशन, ये आ गया डेफिनेशन, तो डेफिनेशन और ये दिस डेफिनेशन, तो भैया आर और पी मैंडेटरी पेयर है, आर पी यहाँ पे था पर ये एलिमिनेट हो चुका है, आर पी यहाँ पे भी नहीं है, तो आर पी सिर्फ यहीं पे है, इसी को पढ़ लेते हैं। पहले एक डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन को इसने यहाँ पे बैक किया, उसके बाद बात की क्यू में, क्यू क्या कह रहा है ना, ये यहाँ पे बता रहा है 0.25 mm होती है। अब यहाँ पे इसने एक और डेटा दिया, 60 मीटर से होती है, और 20% जो होती है ड्रॉट प्रोन एरियाज में ही रहता है, और क्यू के बाद उसने लास्ट में इसे एस में स्थापित कर दिया है, क्या क्या, जहाँ पे वेरिएबिलिटी होती है रेनफॉल की 20 to 60% पे, उसे क्रॉनिक ड्रॉट प्रोन एरियाज कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट में इसको यहाँ पे इसने क्या किया, वाइंड अप कर दिया, तो बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। हियर वी कम फॉर क्वेश्चन नंबर 65। तो आंसर होगा भाई बी इसका। कैसे देखते हैं, द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग हो जाती है फार्मर्स की डेफिनेशन जब भी हम बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कैसे डिफर होती है, यहाँ पे बताया गया, एग्जाम्पल के तौर पे फार्मर के पास 10 एकड़ ज़मीन है केरला में, तो वो लार्ज फार्मर है। राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, तो उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, स्मॉल है, वो मीडियम फार्मर में आएगा, क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे बहुत ज़मीन है। ठीक है, तो केरला में इतनी ज़मीन नहीं है लोगों के पास, तो आर से स्टार्टिंग हो सकती है।
अच्छा, एस क्या कह रहा है, ऑल द स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन इज सक्सेस शो दैट द लार्ज फार्मर्स हैव बीन द मेन गेनर्स ऑफ द पैकेज प्रोग्राम्स। अच्छा जी, पैकेज प्रोग्राम्स में मेन गेनर्स होते हैं। अच्छा, अब कह रहा है अगर पी इन द इनिशियल फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब देखो ये और ये मैंडेटरी पेयर आपको मिले, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात यहाँ पे हुई, यहाँ पे कंटिन्यू हुई, लार्ज फार्मर्स वर एबल टू अडॉप्ट दी हाई यील्डिंग वैरायटी इजली। तो मुझे पता चल गया कि एस और पी मैंडेटरी पेयर है, आर एस भी थे और एस और पी भी थे, उस बेसिस पे भी बी आंसर हो जाएगा। और लास्ट में द न्यू वैरायटी इंक्रीज इन सेविंग, यहाँ पे नई बात हो रही है तो इसलिए अल्टीमेटली क्यू लास्ट में ही आएगा, जहाँ नई बात होती है वो लास्ट में आता है या फिर शुरू में आता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बनाते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट नहीं होते थे, लो प्राइस होते थे चीज़ों के, गरीबी बढ़ रही थी, ऐसा सब। अब क्या होता है, ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ से शुरू हुआ इससे और इतने टाइम तक चला। अब ये नहीं कह सकते कि इसने कॉज किया था, पहले ये बताओगे कब शुरू हुआ था, तो क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। एस स्ट्रांग लग रहा है, एस देख लें, द डिप्रेशन एंडेड, अब सीधे एंड की बात थोड़ी करोगे, पहले स्टार्टिंग की बात होगी, तो एस के दोनों ऑप्शन चले गए। ओहो, ये तो क्वेश्चन देखने में मुश्किल और करने में आसान था। तो पी से स्टार्टिंग हुई, इट बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल 1930s। ठीक है, पी। अब आता है आर, द वर्स्ट हिट सेक्टर्स कौन से थे, ये वाली थी, हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, पी आर। और एस नहीं, उसके बाद क्यू, क्यू कहता है हालांकि स्टॉक मार्केट क्रैश से इतना हुआ नहीं था, इंक्रीज हो गई थी, इट सर्टेनली इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ रिकवरी, रिकवर करना और मुश्किल हो गया था शेयर मार्केट के क्रैश से। और लास्ट में क्या हुआ, डिप्रेशन कब एंड हुआ, ये इसने बात यहाँ पे बताई। तो ऑब्वियसली ये हो गया तुम्हारा लास्ट सेंटेंस और आंसर हुआ सी। Guys, so we are on question number 67. तो रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है भाई, यहाँ तक बात, ये पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद कंजर्वेशन की बात हुई है, रिसोर्सेज को बचाने की। ठीक है, तो डिप्लीशन की बात नहीं हुई है, तो आर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, दे भी नहीं रखा, एस क्यू या पी से हो सकती है, एस पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, अब रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस, अब सीधे कंजर्वेशन की आपने बात करी, तो इससे स्टार्टिंग होना वैसे मुश्किल लग रही है, पर क्यों देख लेते हैं एक बार। क्यों कहता है दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी टैकल्ड बाय अडॉप्टिंग, कॉन्सिक्वेंसेज इसकी हमारे पास बात ही नहीं हुई है पहले, तो ये भी गया हमारे पास से। अब अगर मैं पढ़ूँ पी, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज की बात हुई, यहीं पे रिसोर्सेज की बात दोबारा हुई, हाउएवर लीडिंग टू देयर डिप्लीशन, और फिर डिप्लीशन की बात रिपीट हुई कहाँ पे, यहाँ पे, सच डिप्लीशन। तो मुझे पता चल गया पी आर, आर एक मैंडेटरी पेयर है, पी आर यहाँ मिला मुझे, यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आंसर सी वाला मैंने लगाया क्योंकि स्टार्टिंग सिर्फ पी से हो सकती है, पी ही सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है और कोई सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। अब इंडिया हैज़ अ वास्ट लैंड मास बट इट इज़ ओके, इट इज़ देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट एसेट। अच्छा, इसलिए इंपॉर्टेंट एसेट, इतनी सी बात पे आप ये पी से स्टार्टिंग नहीं कर सकते और ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो या तो एस होगा या क्यू होगा, तो एस पढ़ लेते हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेज टू ऑल ऑफ दीस, कौन से दीस हमें नहीं पता, किन दीस की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग सिर्फ क्यू से होगी। क्यू कहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, सही है बात। ठीक है, क्यू से बिल्कुल सही स्टार्टिंग है, क्यू के बाद आर लगाओगे या पी लगाओगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह में सब में हेल्प करती है। पी कहता है इट इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट एसिड दैट नीड्स टू बी यूज्ड, सही जा रहा है बिल्कुल क्यू पी। अच्छा, क्यू आर क्या कहता है, हैंस लैंड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ऑल नेशन, अरे भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड की बात हुई और फिर यहाँ पे उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया, तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। अब पी क्या कहता है, इट इज़ देयर फॉर इंपॉर्टेंट एसेट्स टू बी यूज्ड विद केयर एंड कंसर्न बिकॉज इट फाइनाइट इन नेचर,
और एस कहता है इन कॉन्सिक्वेंस टू ऑल दीज केयरफुल प्लानिंग। तो ये बेसिकली कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन। सारी प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग ऑफ लैंड यूज अज्यूम्स द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस, इट इज देयर फॉर इंपॉर्टेंट एसेट ना, ओ सॉरी, इंडिया हैज अ वास्ट लैंड मास। अब ये इंडिया के लिए स्पेसिफिक बात हुई है सारी बातों को करके। ये क्वेश्चन है तुम्हारा इस जर्नल टू स्पेसिफिक वाला। तो जर्नल में ये तुम्हारा कंक्लूजन हो जाएगा, एस लास्ट में आएगा। तो ये और इस आंसर में हम कंफ्यूज थे, हमने ए सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हमें ये वाला सेंटेंस लिखा लास्ट, ठीक है, लास्ट, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 69। तो द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हैज आउटलाइंड द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ कंट्री। कह रहे डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए कम से कम 33% होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्यू से स्टार्टिंग, एस से और पी से। तो क्यू से ही पढ़ लेते हैं क्योंकि क्यू से दो ऑप्शन है। क्यू कहता है दिस वॉज फेल्ट टू बी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये चीज फेल्ट हुई कि इतना होना चाहिए, क्यू स्टार्टिंग हो सकता है। एस क्या कह रहा है, दिस क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव इन द फ्रिंज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। तो इनको क्यों प्रॉब्लम होगी इस चीज से, इनका तो फायदा होगा। तो भाई एस से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। पी, सम लैंड इज टर्म्ड एज लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूसेस। तो यहाँ पे सीधे लैंड की बात आ गई। अच्छा, ये तो S6 है। पी क्या कहता है, हाउएवर द प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर इज ओनली 23%। हाँ भाई, ये भी हो सकता है, परसेंट मच लोअर देन द डिजायर्ड परसेंटेज। तो पी भी हो सकता है। पी के बाद क्यू, दिस वॉज फेल्ट टू बी नेसेसरी। नहीं, ये नेसेसरी फेल्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली क्यू और पी मैंडेटरी पेयर होगा। आगे आंसर डी इज द करेक्ट वन। कैसे आया ये एलिमिनेट, पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये मैंडेटरी पेयर है, ये मैंडेटरी है, दोनों साथ में आएंगे। क्यों साथ में आएंगे? इसने कहा कि भाई 33% होना चाहिए, और ये ज़रूरी इसलिए है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो सके। लेकिन है कितना, 23% है। और क्योंकि 23% तो क्या करना पड़ेगा, इससे प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं। तो पी और एस भी एक मैंडेटरी पेयर हो गए, पी और एस भी तुम्हें यहां मिलेगा। आर कंक्लूड कर देगा, कुछ लैंड को वेस्टलैंड मान लिया है, रॉकी एरिड डेजर्ट लैंड मान लिया है, और कुछ लैंड ऐसी है ना, तो यहाँ से लैंड भी कनेक्ट हो रहा है। ये लास्ट सेंटेंस है, तो इट वॉज एन ईजी वन, आंसर इज डी। S1 S6 का लास्ट क्वेश्चन। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सही बात है भाई। हाँ, पी से स्टार्टिंग हो सकती है क्योंकि पी के दो ऑप्शन है, तो हम पहले पी पढ़ लेते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मूव्ड विद इन द डिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। सही बात है, पी। अब एस और आर नहीं पता क्या आएगा। क्यू देखें, क्यू क्या कहता है, दिस हैज बीन मेड पॉसिबल ऑफ अ फास्ट एंड इको, नहीं नहीं नहीं, तो ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से थोड़ी, ये तो शुरू से हम करते आ रहे हैं, तो क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो हमने ये काट दिया। एस क्या कहता है, द वर्ल्ड हैज एज कॉन्सिक्वेंस बिकम वन बिग विलेज एंड डिस्टेंसेस हैव बिकम। हाँ, अब ये क्या है ना, distances have become immaterial, or to be more precise, distance seems to have shrunk। सीधे सीधे आप एस के बाद, S1 के बाद ये एस नहीं लगा सकते, ये डिस्टेंस श्रंक हो गया है, क्योंकि नहीं तो बाकी की सारी बातें बेकार हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं बाद में आएगा, लास्ट में आ सकता है। तो हम पी से स्टार्टिंग मानते हैं। बहुत टाइम से ट्रांसपोर्ट मूव कर रहा है विद इन द रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। फिर क्या होगा, फिर एस हो सकता है। अब सीधे एस नहीं आएगा क्योंकि एस तो कंक्लूड सा कर रहा है, इसलिए नहीं आएगा। आर बिल्कुल सही है, आंसर बी हो जाएगा। एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू डू दिस क्वेश्चन। आर क्या कहते हैं, हाउएवर, लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो ट्रेड ऑफ ट्रांसफर स्प्रेड हो गया सब तरफ। अब बिल्कुल सही है, एस और आर। और कैसे स्प्रेड हुआ सब तरफ, पी आर एस, पी आ गया, पी के बाद आर लगाया, कैसे स्प्रेड हुआ, ऐसे स्प्रेड हुआ। वर्ल्ड एक छोटा सा विलेज बन गया, डिस्टेंसेस कम हो गए। तो मुझे ये भी पता चल गया आर एस एक मैंडेटरी पेयर है, यहां से भी मैं क्वेश्चन कर सकता था। ठीक है, आर एस प्रिसाइज हो गया, सब कुछ चीज़ें श्रिंक हो गई, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। और क्यों लास्ट में, और ये पॉसिबल क्यों हो पाया, इफिशिएंट ट्रांसफर और कम्युनिकेशन की वजह से। इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी।
तो भैया आप क्वेश्चन आ गए कौन से, मैच द फॉलोइंग वाले। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको अगर इसमें से एक या दो वर्ड भी आते हैं आपका काम हो जाएगा। जैसे जार्गन का मतलब होता है लैंग्वेज यूज बाय स्पेसिफिक ग्रुप और पीपल, यही जार्गन होता है। तो डी का फोर लगा दो। तो डी का फोर ढूंढो तुम्हें कहाँ कहाँ दे रखा है। डी का फोर, डी का फोर। अच्छा सारे ही लैंग्वेज के हैं क्या? ओ हो, टेढ़ा क्वेश्चन है भाई, इतना आसान नहीं है। हाँ, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज इंटेंड टू इन्फ्लुएंस पीपल, लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, ये होता है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर इज बेसिक। ठीक है, लैंग्वेज यूज बाय स्पेसिफिक। तो यहाँ पे ए का टू देखना पड़ेगा तुम्हें। ए का टू, ए का टू इन दो जगह पे मिला तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही करना है इन क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। रेटोरिक, पाल लैंग्वेज यूज फॉर स्लैप। अब रिटोरिक का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज यूज टू इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगे लेकिन इतना बढ़िया हो नहीं। तो बी का वन, तो बी का वन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अब बाकी के दो आंसर खुद देख लो। ठीक है, जो सी है उसका फोर्थ होगा। पार्लेंस का मतलब होगा लैंग्वेज यूज बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और जार्गन का मतलब होगा स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन में जो यूज होता है। जैसे मैंने कहा भाई डीपीपी लगा लेना, तो डीपीपी तुम ही जानते होगे, ये एक जार्गन है जो हमारे यहाँ यूज होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं पीडब्ल्यू से वो जानते हैं डीपीपी क्या होता है। ऐसे ही करना है। अब भाई वल्नरेबल कौन होता है? बेचारा जो वीक होता है, कमजोर होता है। विनिरेबल, विनिरेबल, विनिरेबल है, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। तो डी का फोर, तो डी का फोर आपको कहाँ मिला? डी का फोर आपको यहाँ मिला। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। एक्सोनरेट, तो मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट होता है एक्सोनरेट। तो सी का टू हो गया। जब आपने सी का टू लगाया तो सी का टू, सी का टू, सी का टू, सी का टू आपको यहाँ मिल गया। आंसर आपका ए हो गया। तो चार में से अगर आपको दो भी आते हैं, इनको क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर चार में से दो भी आते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब रिवोक को देख लीजिए। रिवोक का मतलब हटाने से होता है। तो बी का वन है, तो ऑफिशियली कैंसिल कर देना, रिवोक कैंसिल होता है ना, तो भी आपका सही हो गया। तो आपको क्या करना है हमेशा, आप देखो ये वर्ड मैंने छुआ ही नहीं ना, मैंने जानने की कोशिश करी, अब अपने आप आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। ए का थ्री है, ये वाला मीनिंग है इसका। ठीक है, तो जो वर्ड आपको नहीं आता है उसको छोड़ के अगर एक दो भी आते हैं तो भी आपका काम इसमें बन जाता है। एटोनमेंट रिपेंट होता है किसी चीज के लिए पछतावा, है ना। अटोनमेंट मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक। तो ए का फोर, ए का फोर, ये दो जरा का रहा तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो। सैक्रिलेज, कंटामिनेटिंग अ होली प्लेस, ये सैक्रिलेज होता है, मतलब किसी चीज का किसी धार्मिक जगह का इंसल्ट कर देना सैक्रिलेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी का टू हो जाएगा। बी का टू, बी का टू ये रहा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सी देख लिए। क्लॉ बैक क्या होता है? वन दिख जाए, रिट्रीविंग मनी, रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड, वो पैसा निकाल लेना जो आपने डाला था ना, क्लॉ बैक होता है। और बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग, बैंड वैगन। तो बाकी मीनिंग आपको अपने आप पता चल जाएंगे। दो आने चाहिए। फैलिनी क्राइम होता है, ठीक है, तो सीरियस क्राइम हो गया फैलिनी। तो ए का थ्री देख लो, ए का थ्री यहाँ है और यहाँ है, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ऐसे करना है क्वेश्चन। आगे बढ़े। शैग्रिन का मतलब एनॉय होता है, इरिटेट होता है। अलॉन्ग रिटन डिस्ट्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन इज शैग्रिन। ठीक है, मजाक बनाना वो किसी को, शैग्रिन नॉय। डायट्रैब ये वाला हो गया तुम्हारा। रेस्टिट्यूशन जो बचा है वो अपने आप होगा। ठीक है, तो आपने सी का फोर लगाया, सी का फोर आपको यहां पे मिला, बिल्कुल सही है। और डाइट्रैप का वन, डाइट्रैप मतलब फोर्थ का वन, तो आंसर यहां पे भी सी हो जाएगा। आसान है। तो आप क्या देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को करना सीखिए। अगर आपको एक भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दो भी आते हैं तो भी बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाता है। रैंगल वैकी कोडेक्स, अब रैंगल का मतलब क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन,
कोडेक्स। अब देखो यहां से करेंगे इस क्वेश्चन को। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? एन एंशिएंट टेक्स्ट को कहते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, सॉरी, पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कभी आप ऐसे फंस जाओ कि आपको बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं आते, ठीक है, और आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन का आपका नेगेटिव ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि कम से कम मिनिमम आपको एक वर्ड आता हो, और एक वर्ड आएगा तभी आप उस वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा रैंगल, लड़ाई झगड़ा को रैंगल बोलते हैं। तो आपको ऐसा वर्ड देखना पड़ेगा जो लड़ाई झगड़े से। एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, अम्यूजिंग नहीं होता। कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट फाइट जैसा होता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ए का 3 होगा, तो ए का 3 यहां मिला आपको, ये काटा आपने और ये काटा। ठीक है, अब आप आगे बढ़े। वैकी, वैकी क्या होता है? वैकी का मतलब होता है जिसपे आपको हंसी आ जाए। अम्यूजिंग, व्हाट अ वैकी, है ना, अम्यूजिंग और अजीब सा। तो वैकी का, वैकी कमेंट्स। तो बी का 2, तो बी का 2 आपको यहां मिला, और इस बेसिस पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपने देखा अगर आपको एक भी आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दो तो मैंने देखा ही नहीं। अब कोडेक्स अपने आप देख लीजिए, कोडेक्स का ये हो जाएगा, एक एंशिएंट टेक्स्ट को कोडेक्स बोलते हैं। और पोस्ट स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा? एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई। सैंग फ्रॉय, कूल काम कंपोज होता है। स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, सैंग फ्रॉय। तो बी का 3 हो गया। बी का 3 हमें कहाँ कहाँ दिखा? यहां दिखा, यहां दिखा, तो ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड। ठीक है, अब इंटरमेंट। Interment is something that always happens. ओरेसी हो गया ये, है ना, आपने सुना होगा ये बहुत ही बढ़िया ओरेटर है ना, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, जो बहुत बढ़िया बोलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओरेटर बोलते हैं, कि भाई बहुत बढ़िया बोलता है। तो भैया सी का हो गया 2, ये रहा। ओ माय गुडनेस, सी का 2 यहाँ पे भी है। इससे काम बनेगा नहीं। अब तीसरा देखना पड़ेगा। इंटरमेंट का मतलब हो जाता है भाई किसी को दबा देना, दफना देना। इंटरमेंट मतलब बरी द डेड। तो डी का 4, डी का 1, ये एलिमिनेट, ये हो गया आंसर बी। तो बी का 1 हो जाएगा, सॉरी, ए का 1 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। सिंपल। तो हमें 2 वर्ड आते थे, सैंक्फ्रॉय और ओरेसी, उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन कर दिया। अब कुछ फॉरेन वर्ड्स पूछ लिए गए हैं भाई। द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, एक्स ग्रेटियस। एक्स ग्रेटियस होता है कुछ जो आपने फ्री में कर दिया। सुओ मोटो का मतलब होता है जो अपने आप सरकार लेती है, ऑन इज ओन मोशन। तो हमें पता चल गया भैया ए का 2 और बी का 3। ए का 2, ए का 2, ये गया, ये गया, बी का 3, क्वेश्चन खत्म। बस ऐसे कर लेने हैं। अब बाकी वर्ड आपको इन्होंने खुद ही दे दिए, आपको पता चल जाएगा क्या कि भैया सी का 4 होगा। चेक कर लो, सी है अराइनमेंट, सी का 4, टू स्टेट द चार्जेस इन कोर्ट। अराइन होता है ना चार्ज करना। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी हो जाएगा द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन। बस ऐसे कर देना है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो भी आप करते हैं। हाइडोनिज्म का मतलब जैसे सबको पता होता है, ऑक्लोक्रेसी में क्लास में करा देता हूँ। तो समथिंग दैट ऑलरेडी बी, ऑप्शन नहीं, डिनाई, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, ये नहीं होता, गवर्नमेंट बाय द मॉब्स, ये होता है ऑक्लोक्रेसी। तो डी का 3 देख लो पहले। तो डी का 3, डी का 3, डी का 3 हमें यहाँ दिखा और यहाँ दिखा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 2 बचे। अच्छा, सी का 1, ए का 1, ए का 1 ही है, मतलब फेट कॉम्प्ली ये है।
समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन, तो ये दो, ये भी हो गया। हेडोनिज्म पर्टेनिंग टू प्लेजर होता है, उनको सिर्फ प्लेजर से मतलब होता है, ये कहते हैं मजा करो और मजा दो बस। बी का फोर, बी का फोर आपको यहाँ देखने को मिला, बी का फोर, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपने देखा मैं कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ एलिमिनेशन करता जा रहा हूँ, जो आंसर बच रहा है वो अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। नैडर होता है लोवेस्ट पॉइंट किसी चीज का, तो नैडर ये रहा आपका, तो ये आपका ए का थ्री हो गया, ए का थ्री, ये रहा, ये रहा, ये गया, ये गया, दो एलिमिनेट हो गए सीधे। एम्बल का मतलब होता है वॉक, वॉक स्लोली, तो सी का वन, तो सी का वन यहां है, यहां नहीं है। ओ माय गुडनेस, बहुत आसान, ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन धराशायी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप रैप्सोडी का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो अपने आप देख लीजिए, बी का फोर है, बी का फोर है, रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस, तारीफ होती है, रैप्सोडी तारीफ होती है ना। पिटेंस का अगर आपको मीनिंग तो पता है, तो पिटेंस का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा अमाउंट बनेगा, तो बाकी मीनिंग अपने आप बता देगा क्वेश्चन। डैम्प स्कूट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सील गई, बेकार रही। लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, तो ए का थ्री मानो, ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ है और यहाँ है। देखा, क्वेश्चन का एक पता चलते ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। रोस्ट्रम होता है प्लेटफॉर्म जिस पे खड़े होकर पढ़ाता है, कुछ कहता है, स्मॉल रेस प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज, तो सी का वन हो जाएगा। तो भैया सी का वन कहाँ दे रखा है? यहाँ नहीं दे रखा, तो यही बचा, ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्क्राउच का मतलब नहीं पता तो डी का टू देख लीजिए। डी का टू क्या है? समथिंग दैट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। स्क्राउच दिक्कत होती है ना। और एक्सेप्ट क्या होता है? स्मॉल पोर्शन टेक्स्ट ना। एग्जाम में भी आपके आता था 12th क्लास में, एक्सेप्ट फ्रॉम अ बुक, एक्सेप्ट फ्रॉम समथिंग। ओह, अलग तरह के क्वेश्चन है, देखो ये नए तरह के क्वेश्चन आए। S1 S2 S3 है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इन हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव द वर्ड बीन यूज करेक्टली, किस तरीके से करेक्टली यूज हुआ है आपको आंसर करना है। हाउ मेनी सेंटेंस, किस किस सेंटेंस में वर्ड ढंग से यूज हुआ है। आपके पास एक ही सेंटेंस है, एक ही है, एक ही है। अगर सिर्फ एक में हुआ है तो आंसर वन होगा, अगर एक से ज्यादा में हुआ है, दो में, तो दो होगा, किसी में नहीं हुआ है तो आंसर नन होगा। ठीक है, तो भाई इसको करने के लिए पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। किसका मीनिंग पता होना चाहिए? क्यूनिफॉर्म का। तो क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो वेज शेप्ड है। वेज शेप्ड राइटिंग्स होती हैं ऐसे ऐसे, मिस्र में और जगहों पे, है ना। ये एक लैंग्वेज होती है, यूनिफॉर्म उससे बोलते हैं। दीवारों पे कहीं पे इंस्क्राइब हुई भी होती है, लिखा गया होता है, गड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड क्या? यूनिफॉर्म। सो द यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ द टेम्पल गिव देम अ ग्रैंड अपीयरेंस, तो ये सही लग रहा है। यूनिफॉर्म लिटरली मीन्स वेज शेप्ड एंड इट इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ राइटिंग, सही लग रहा है। यूनिफॉर्म शेप्ड ज्योग्राफिकल फीचर अक्रॉस द डेजर्ट्स बियर द मार्क ऑफ विगरस विंड इरोशन। अब ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, इसने इसमें क्या कहा? इसने कहा यूनिफॉर्म शेप्ड ज्योग्राफिकल फीचर्स अक्रॉस द डेजर्ट, ये भी सही लग रहा है मुझे, तीनों सही लग रहे हैं यार। एक बार और देख लेते हैं। अब यूनिफॉर्म पैटर्न गलत हो गया, यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ राइटिंग तो हो सकता है। अगर मैं इन दोनों में सेलेक्ट करूं तो ये वाला नहीं, ये वाला ज्यादा सही है, तो मैं इसका आंसर लगाऊंगा बी। सिर्फ दो सेंटेंस सही है इसमें, एक सेकंड और एक थर्ड। अब देखो ये आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपको यूनिफॉर्म वर्ड आता था, उसका यूसेज आता था। अगर आपको ये वर्ड यूसेज नहीं आता तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। अब चुत्सपा क्या होता है? इसका मतलब होता है, मतलब एक ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा जोश कह सकते हो। मतलब एक ऐसा जोश जो कि बदतमीजी जैसा लगे। मतलब एक ऐसा जोश जो बहुत ही बदतमीजी लगे। चुस्पा मतलब बोल्डनेस कह सकते हो, शेमलेसनेस कह सकते हो।
बोल्डनेस या ऑडेसिटी। तो ही डिस्प्लेस रियल चुस्पा वाइल फेसिंग दी बेलिजरेंट अपोजिशन। तो ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो नन तो आंसर नहीं हो सकता। द लॉयर डिस्प्लेड रेयर चुस्पा इन प्रेजेंटिंग टेक्टोनिक एविडेंस। तो इसमें तो तुम बदतमीजी से एविडेंस तो दोगे नहीं, ये नहीं हो सकता। ही रैन विद चुस्पा, तो बदतमीजी से ये भी नहीं होगा। तो एक ही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूटोडियन का मतलब होता है जो रोजमर्रा का है, क्यूटोडियन एवरीडे, जिसके सिनोनिम हो जाएंगे आप कह सकते हैं क्यूटोडियन, अर्दली, वर्ल्डली। मतलब कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की जिंदगी से है, रोजाना का है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या करा है, इट वॉज क्यूटोडियन ऑन अकाउंट ऑफ द क्वार्टर्स टू टेक ग्रेट पेन्स। तो वो सफर कर रहे हैं, ये उनके लिए आम बात है, टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द एलिंग। नहीं, तो ये गलत है। क्यूटोडियन ऑन अकाउंट, तो वो क्यूटोडियन का मतलब है रोजमर्रा का, रोजमर्रा का नहीं है ये, है ना। ऐसी द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ हाईएस्ट जुडिशरी आर क्यूटोडियन। तो रोजमर्रा के प्रिंसिपल्स नहीं होते, प्रिंसिपल कभी रोजाना वाले नहीं होते हैं, है ना। हिज क्यूटोडियन लाइफ, हाँ ये हो सकता है, अर्ली रोजाना की जिंदगी, आम जिंदगी ना, ये बहुत वीक कमजोर चीज होती है। तो ये इस थर्ड वाला सिर्फ सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर 3 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने जब क्वेश्चन करने का इसका आंसर 3 लगा दिया, क्योंकि उनको लगा 3 वाला ठीक है। 3 वाला ठीक है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कितने ठीक है, तो एक ही ठीक हुआ ना, ए इज द करेक्ट आंसर। मॉरिबंड का मतलब होता है मरने की हालत में, मॉरिबंड इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो ये वाला सही है, मॉरिबंड स्टेट ऑफ द डिकेइंग कॉलोनी। द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव रिमेन्ड, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ड्रिवन बाय अ कॉमन पर्पस द मॉरिबंड ग्रुप डिसाइडेड इट वुड प्रिवेल नॉट स्टैंडिंग ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ सिचुएशन। तो मॉरिबंड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो कि सड़ता हुआ हो, मरता हुआ हो, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ हो, मौत की कगार पे हो। ठीक है, तो इसमें मुझे सिर्फ यही वाला ठीक लग रहा है, इन दोनों पर थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव रिमेन्ड मॉरिबंड, मरने की तो स्ट्रेंथ मरने की कगार पे रही, मीनिंग सही नहीं देता। द मॉरिबंड ग्रुप, मरता हुआ ग्रुप, तो वो भी सही नहीं होगा। तो एक ही सही है इसमें भी, ए इज द करेक्ट आंसर, एक ही मानेंगे ना। तो 1 सही है, एक सेंटेंस सही है इसलिए 1 लगाया, ए सही है इसलिए 1 नहीं लगाया। ये क्या आ गया भाई, डिस्कोर मार्कस। अब देखो यार, ये पूरा पेपर ना रीडिंग बेस्ड है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, ये जितने भी डिस्कोर्स मार्कर होते हैं, कुछ के पीछे तो तुम्हें ग्रामर मिल जाएगी, कुछ के पीछे कोई ग्रामर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये रीडिंग है, रीडिंग सेंस है, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही किया जाता है। डैश द प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक ओवर द चर्च, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। अच्छा, तो डिस्कोर्स मार्कर का मतलब है आपको इसमें कोई कंजंक्शन या ऐसा कुछ लगाना है। अब देखो, अगर मैं इसमें हाउएवर लिखाऊं जिसका मतलब बट जैसा होता है, तो क्या बट द प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक ओवर द चर्च, तो बट से कोई आदि, बिसाइड्स का मतलब हो जाता है अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा जो प्रोसेस था। तो मीनिंग नहीं आ रहा, लेटर सेंस दे रहा है कि कोई बात की बात बताई गई है, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। लेटर द प्रोसेस बाय विच द शी टुक, बाय विच द स्टेट टुक ओवर द चर्च द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एंड मैरिजेस वॉज कंप्लीटेड बाय। तो लेटर मतलब बाद में ऐसा हुआ, से पहले कोई बात हुई होगी। यहाँ पे इसने कॉमा भी लगाया है, तो लेटर के अलावा और कुछ बढ़िया नहीं है ना। स्टेट का मतलब है इसके बावजूद, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये क्या आ गया भाई, है 86, ओहो 85 बाद में है, 86 पहले दे दिया था। ठीक है, तो 85 ये वही वाला क्वेश्चन है, फिकंडिटी, फिकंडिटी और फिकंडिटी, फिकंड। तो फिकंड का मतलब क्या होता है, फिकंड का मतलब होता है ये अक्सर सॉइल वगैरह के लिए यूज होता है, जो सॉइल होती है मट्टी, मट्टी के लिए अक्सर ये तुम्हें वर्ड यूज होता हुआ दिखेगा, फिकंड। मतलब कुछ ऐसा जो कि फर्टाइल हो। ठीक है, कुछ ऐसा
कह सकते हो, फिकंडिस आर्डेंट कह सकते हो, फर्टाइल, प्रोडक्टिव। तो इसने कहा द गैंगैक्टिक प्लेन्स आर ब्लेस्ड विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंडिटी ऑन द अकाउंट ऑफ रिच सॉइल। तो ये बिल्कुल सही है, सॉइल के लिए यूज हुआ है। द कपल सॉट ब्लेसिंग एट द टेम्पल दैट वाज बिलीव्ड टू बी possess द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म चाइल्डलेसनेस इनटू, अब देखो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उससे फिकंडिटी बिल्कुल सही है। दूसरा, द ग्रास अक्रॉस द प्रायरीज मेड द लैंडस्केप अपीयर पर्टिकुलरली फिकंड, है ना। तो लग रहा है कि ये फर्टाइल है, तो यहाँ पे तीनों का मतलब फर्टाइल आ रहा है, इसका आंसर सी होना चाहिए, सारे करेक्ट है। 86 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 87 इसमें आपको लगाना है, दैश द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजली, अनफॉर्चुनेटली कहेंगे। एडवर्ब चाहिए, एक ऐसा एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा हो, तो बी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। बदकिस्मती से मैटर ऐसे सेटल नहीं होगा। डिस्पाइट द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वॉज नॉट, तो यहां पे सिर्फ मोर ओवर आ सकता है। मोर ओवर का मतलब है साथ ही साथ, मतलब कुछ ऐड करके ये बता रहा है। जैसे वहां पे हमने सिर्फ लेटर लगाया था, क्योंकि सिर्फ लेटर आ सकता था, यहां पे भी और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ मोर ओवर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस, अब बिकॉज ऑफ और काइंड ऑफ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आंसर मीन वाइल होगा, ठीक है। मीन वाइल का मतलब है उस दौरान या तब, मीन वाइल द स्क्वाड हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस, तो मीन वाइल एक डिस्कोर्स मार्कर है, जिसको हम कैसे यूज करते हैं कि भाई मीन वाइल उस दौरान जब चल रही थी चीजें, मीन वाइल। द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन द वे एंड मीन्स ऑफ कंडक्टिंग द स्पोर्ट्स मीट ऑफ द कॉलेज इन स्पाइट ऑफ फर्दर, इन स्पाइट बताएगा अगेंस्ट बात, वाइल बताएगा उस दौरान, स्टिल मतलब तभी भी, रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स। हाँ, तो ये दोनों बातें एक जैसी हैं, पॉजिटिव है, तो फर्दर कहेंगे। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनली यहाँ पे मतलब है, एडवर्ब है, तो कह रहा है फर्दर रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स। तो ये बात चली, स्पोर्ट्स मीट हुई कॉलेज में, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, तो वही बात चल रही है, कोई नई बात नहीं आई है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अब आ गया भाई वर्ड ऑफ इन कंफ्यूजेस, ये इलिसिट और इलिसिट में क्या डिफरेंस है। फॉरबिडन बाय लॉ होता है इलिसिट? नहीं, इलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स, तो ये नहीं होगा। इलिसिट इज एन एडवर्ब मीन टू ड्रॉ अ रिएक्शन, सही है। फॉरबिडन बाय लॉ ये हो सकता है आंसर। इलिसिट इज अ वर्ब दैट ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स समवन, इलिसिट इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस फॉरबिडन बाय लॉ, ये भी हो सकता है। इलिसिट इज एन एडवर्ब मीनिंग फॉरबिडन बाय लॉ, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब बस मैंने देखना है कि इलिसिट एडवर्ब होता है या वर्ब होता है, तो इलिसिट बेसिकली वर्ब होती है। इलिसिट इज अ वर्ब, ड्रॉ आउट रिस्पॉन्स, और इलिसिट एक एडजेक्टिव होता है, जैसे हम कहते हैं इलिसिट रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप नाजायज संबंध, तो ये रिलेशन, ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एंश्योर और एंश्योर, वी एंश्योर सेफ्टी, तो एंश्योर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, हाँ सही है। इंश्योर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इंश्योर टू मेक सर्टेन बाय टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन, अच्छा ठीक है, हो सकता है, ये क्लोज है भाई। इंश्योर इज अ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर नहीं होता ये, इंश्योर इज अ डिटरमाइनर नहीं होता। इंश्योर इज एन एडजेक्टिव मीनिंग टू मेक सर्टेन बाय टेकिंग नेसेसरी, इंश्योर इज अ कंजंक्शन, इंश्योर कंजंक्शन नहीं होता। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये सब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच से ही हो गया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच से ये हो गया। अगला देखते हैं, इमीडिएट प्रोनाउन हो सकता है क्या कभी? इमीडिएट एडजेक्टिव, चलो रोक के चलते हैं। इमीडिएट इज एन इंटरजेक्शन, नहीं हो सकता। इमीडिएट बेसिकली एक वर्ब होता है और इसी के बेस पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, देखना। इमीडिएट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है इमीडिएट, फॉलो करना, उसको कॉपी करना एज अ मॉडल।
इंटीमेट का मतलब होता है एक ऐसा एडजेक्टिव जो करीब में है, तो ये बिल्कुल सही है, सिर्फ डी। बहुत आसान क्वेश्चन। कंपेयर और कंपीर, कंपेयर इज एन एडजेक्टिव, कंपेयर वर्ब होता है भाई, एडजेक्टिव नहीं होता। कंपेयर इज अ वर्ब एंड इट मींस टू एस्टिमेट और मेजर समथिंग। कंपेयर इज अ नाउन एंड इट इट रेफर्स टू द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स। हाँ ये हो सकता है, बहुत क्लोज है। कंपेयर इज अ वर्ब, ये भी हो सकता है। कंपेयर कंजंक्शन नहीं हो सकता। लेकिन कंपेयर का मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्सन हो। वर्ब है और मतलब पर्सन हो जाएगा, ये कैसे है? वर्ब है और काम नाउन का करेगा, तो ये कैसे? तो एलिमिनेशन से ही आपने काट दिया, आंसर हो गया बी। तो देखो पेपर पता है कैसे, अगर आप ज्यादा रीड कर सकते हैं, जल्दी जल्दी रीड कर सकते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को बना देते हैं। परसेप्ट, प्रीसेप्ट और परसेप्ट। प्रीसेप्ट इज अ वर्ब एंड इट मींस अ जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर। परसेप्ट एडजेक्टिव नहीं होता, वर्ब होता है। पर प्रीसेप्ट प्रोनाउन नहीं होता है। Percept is a noun. It means a general rule or intended to regulate behavior. Percept is a noun. Percept is a noun and it means percept is a noun. It means, तो भैया आंसर इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। Percept is a noun and it means an object of perception. हाँ यही होगा। देखो प्रीसेप्ट का मतलब क्या होता है? प्रीसेप्ट एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई सिद्धांत, और परसेप्ट का मतलब होता है जो तुमने सोचा, जैसा तुम्हें लगा। तो परसेप्शन भी नाउन होता है और परसेप्ट भी नाउन होता है, तो आंसर इसमें सी होगा। ठीक है, याद रखो ये नाउन होता है, परसेप्ट नाउन होता है, पर इसका मतलब जर्नल रूल नहीं होता, इसलिए ये गलत हुआ। जहां जहां मैंने काटा है ना वहीं पे गलती है। लो भाई क्या कह रहा है? फॉलोइंग सेंटेंस में या क्वेश्चन वर्ड दिया है, प्रोवाइड किया है, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन ओनली वन ऑफ दीज द वर्ड इज करेक्ट, एक ही करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड मार्क योर रिस्पॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन रिस्पॉन्स करके पानी पी ले, फिर करते हैं। ये वाला प्रैक्टिस नाउन होता है इसलिए गलत हो जाएगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। ये भी नाउन की तरह यूज होता है लेकिन वर्ब की तरह यूज करा है, गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, सी वाला गलत है। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बस नाउन की तरह यहीं पे यूज हुआ है, बाकी सारे गलत हैं, है ना। इमेंसली का मतलब है बहुत ज्यादा। सविता फेल्ट इमेंसली हैप्पी। इमेंसली हैप्पी अजीब लग रहा है सुनने में। रवि's कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इमेंसली टू, ये नहीं होगा, गलत है। इमेंसली टू क्या होता है? इमेंसली एडजेक्टिव की तरह यूज होना चाहिए, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। सम कंट्रीज प्रोड्यूस ऑयल इमेंसली, हो सकता है भाई। ही बोस्ट ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट इमेंसली, तो इमेंसली ब्रेकफास्ट वगैरह खाने के लिए यूज नहीं होता है ना। इमेंसली का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीज को आप ज्यादा बता देंगे, ये एक एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब होता है किसी ग्रेट एक्सटेंट तक, अप टू ग्रेट एक्सटेंट। अप टू ग्रेट एक्सटेंट नहीं होगा, बहुत ज्यादा, तो यही होगा फेल्ट इमेंसली हैप्पी, और ये एडवर्ब है। सारे गलत। इनसुपरेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनसुपरेबल? तो भाई इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनसुपरेबल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इनसुपरेबल होता है एक ऐसी चीज जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल टू ओवरकम इज इनसुपरेबल, और ये बेसिकली होता क्या है? एडजेक्टिव होता है। तो द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन सीम्स टू बी इनसुपरेबल, ये सही लग रहा है मुझे। द ग्रुप वेंट इनसुपरेबल फॉर वीक्स, हो सकता है भाई। द इनसुपरेबल एलिमेंट इन द होल एंगेजमेंट वॉज द लीडर हिमसेल्फ। अच्छा जी, द होटल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्ड इनसुपरेबल फॉर मंथ्स। तो भाई ये इनसुपरेबल ऐसे यूज नहीं होगा होटल मैनेजमेंट के लिए, ये वो इम्पॉसिबल टू ओवरकम कर पाए, और ना ही एंगेजमेंट के लिए यूज होगा कि लीडर इनसुपरेबल था, उसको लीडर को ओवरकम नहीं किया सकता, तो कंपटीशन नहीं हो रहा था लीडर का, ओवरकम की बात। तो ग्रुप वेंट इनसुपरेबल,
ग्रुप कैसा हो गया, इम्पॉसिबल टू ओवरकम हो गया, ये भी गलत है, सिर्फ एक ही सही है जो हमें पहले सही लगा था ना। ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि अब इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। अमोरल का मतलब होता है जिसे बेचारे को मॉरल नहीं पता हो, हु डजंट नो मॉरल। एक ऐसा बंदा है जिसको मॉरल नहीं पता है। वन सेकेंड। तो मर्डर कैन बी कैटेगराइज एज एन इमोरल एक्ट। अमोरल ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मर्डर अमोरल है, हमें पता ही नहीं किसने करा, वी मस्ट सेंड आउट अ मैसेज दैट वी आर नॉट एन इमोरल सोसाइटी। तो इमोरल कह सकते हैं, अमोरल नहीं कह सकते ना। इमोरल का मतलब इमोरल, इमोरल का मतलब होता है मीन या फिर विकेट। क्या हो गया यार आज, जस्ट वन सेकेंड, आज ना थोड़ी दिक्कत हो गई मेरे स्टूडियो में। ठीक है, तो इट इज अमोरल टू चीट, तो अमोरल नहीं होगा, ये इमोरल होगा, मतलब विकेट होता है ये। द परस्यूट ऑफ विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट अलाउज फॉर अमोरल कंडक्ट, ये सही है भाई। अमोरल कंडक्ट का मतलब एक ऐसा कंडक्ट जिसके बारे में पता नहीं। द परस्यूट ऑफ विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए ना, मुझे जीत चाहिए, ये कैसा अमोरल है, इसका मतलब है तुम्हें मॉरल पता ही नहीं, तुम्हें सही और गलत की तमीज ही नहीं है। ठीक है। इमिग्रेट, इमिग्रेट होता है बाहर चले जाना। तो एनिमल्स इमिग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, नहीं। द फार्मर डिसाइडेड टू इमिग्रेट टू अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री, ये हो सकता है। द वर्कर्स इमिग्रेट फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस इन सर्च ऑफ सीजनल, तो इमिग्रेट नहीं होगा, ये वेंडर होगा। सेटल हो जाए, जब तक आप सेटल नहीं होते हैं तब तक आप इमिग्रेट या आई डबल एम आई इमिग्रेट नहीं करते हैं, है ना। सेटल जब तक नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं माना जाएगा। न्यू लॉज वर बीइंग इंटैक्ट टू कंट्रोल इमिग्रेशन, इमिग्रेशन नहीं होगा, इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन तो बाहर का होता है, इमिग्रेशन कंट्रोल करोगे तो आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। लो भाई, ये पार्ट ऑफ स्पीच इस तरीके से पूछा गया है। तो इसमें इंटेंड, इंटेंशन, इंटेंशनल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। तो इंटेंडिंग सबसे आसान वाला पकड़ेंगे हम तो हमें पता चला भाई सी का 4 है। सी का 4 हम जब ढूंढने पहुंचे तो सी का 4 हमें यहां मिला और यहां मिला, तो हमने एक एलिमिनेट किया, एक एलिमिनेट किया। अब इंटेंशन, इंटेंशन इज नाउन, ए का 2, तो ए का 2 यहां दे रखा है, तो यही आंसर हो गया सी। अब बी का 3 होगा क्या, बी का 3, हाँ जी, इंटेंट वर्ब है, इंटेंडेड थर्ड फॉर्म होती है ना। और तो हमने निकाल लिया था फर्स्ट, डी का फर्स्ट एडजेक्टिव इंटेंशनल होगा, बहुत आसान हो गया। इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सपेरिमेंट, तो सी का 4 देखो, सी का 4 आपको यहां दिखा और यहां दिखा, तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, दो बचे। एक्सपेरिमेंटल तो एडजेक्टिव ही होगा, ये हमें पता है, तो डी का 4 देख लो। उप्स, डी का 4 नहीं है भाई, कहीं गलत देख गए हम। क्या क्वेश्चन है भाई ये, वर्ब, एक मिनट, सी का 4, डी का 4 नहीं देखना था यार, डी का 1 देखना था, सही तो लगाया था।
तो डी का वन यहां नहीं है, यहां है। एक्सपेरिमेंटल एडजेक्टिव होगा, सही देखा था हमने बिल्कुल। और बी का टू, बी मतलब वर्ब, तो एक्सपेरिमेंट वर्ब हो जाएगा, डोंट एक्सपेरिमेंट दिस हम बोलते हैं। और ए का थ्री हो जाएगा, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन नाउन हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन नाउन हो गया, तो ए का टू, ए का टू, ए का टू, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। ठीक है, आईएनजी फॉर्म हमेशा जीरेंड होती है, तो सी का फोर, सी का फोर ये रहा। बस ऐसे कर देंगे आप ये वर्ड, सेकंड्स में हो रहे हैं क्वेश्चन। नाउन, सपोजिशन नाउन हो गया, एलवाई लगता है तो एडवर्ब होता है, तो सी का फोर देखो, सी का फोर ये रहा, सी का फोर ये रहा, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। सपोज वर्ब होता है तो बी का वन देख लो, बी का वन, बी का वन दोनों में दे रखा है। फिर नाउन हमने लिखा लिया सपोजिशन ए का थ्री, ए का थ्री यहां पे है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, तो ए का थ्री ये रहा, ये रहा, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। ठीक है, आई कैन, यू कैन नॉट जस्टिफाई, जस्टिफाई वर्ब हो जाएगा, बी का वन, यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, बी का वन, तो बी का वन, बी का वन, बी का वन, बी का वन, बी का वन ये रहा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन से बढ़िया कोई तरीका नहीं होता है क्वेश्चंस को करने का। इसी तरीके से NESS स्ट्रेटनेस लिखा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नाउन, स्ट्रेंथन हो जाएगा वर्ब। तो ए का फोर, ए का फोर ये रहा, और बी का थ्री, बी का थ्री ये रहा, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। आंसर इज सी। निग्लेक्टिंग हो गया तुम्हारा जीरंड, तो सी का थ्री, सी का थ्री ये रहा, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड। अच्छा, वर्ब, डोंट निग्लेक्ट इट, वाई डू यू निग्लेक्ट इट, तो बी का वन, तो भाई बी का वन तुम्हें कहां दे रखा है, दोनों जगह दे रखा है, फंस गए अब तुम। अब बचा नाउन, निग्लेक्टफुलनेस, निग्लेक्टफुलनेस हो गया नाउन, तो ए का टू, ए का टू ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर। और नेग्लिजेंट हो गया तुम्हारा क्या, एडजेक्टिव। फॉरबिड हो गया तुम्हारा नाउन, वर्ब। ठीक है, द टीचर फॉरबेड मी, इट वॉज फॉरबिडन, तो भाई बी का वन, बी का वन यहां है और बी का वन यहां है, तो ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड। अब एल वाई आपको पता है ज्यादातर एडवर्ब होते हैं, तो सी का टू लगा दो, तो सी का टू यहां है और सी का टू यहां है। बहुत चालाक क्वेश्चन था, देख रहे हो एलिमिनेशन आसानी से नहीं हो रहा है, पूरे पूरे तीन तीन करना पड़ रहे हैं, ये दो करके भी आंसर नहीं आया तुम्हारा। ठीक है, फॉरबिडन्स नाउन है, और फॉरबिडन मना किया है, इट इज अ फॉरबिडन फॉरेस्ट, तो ये एडजेक्टिव है, तो डी का फोर हो जाएगा, डी का फोर ये रहा, यहां तो है नहीं, और ए का थ्री हो जाएगा फॉरबिडेंस, तो आंसर इज ए। हार्डनेस नाउन हो गया, ए का टू ये रहा, ये रहा, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड। अच्छा, हार्डेंड, सॉफ्टेंड, ये सारे के सारे वर्ब होते हैं, तो बी का थ्री देखो, बी का थ्री ये रहा, बी का थ्री एक ही जगह है क्या, ये तो आसान हो गया। इसका मतलब सी का फोर होगा, मतलब सी का फोर होगा। हार्ड है एडवर्ब, बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। और हार्डी, डी का वन, सही है। अब देखो ये तो एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये वाला तो एडवर्ब होना है। ठीक है, तो डी का वन लगा दो, डी का वन यहां रहा और यहां रहा, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड, डी का वन हो गया। अब सी का फोर,
सी का 4 सिर्फ यहां है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बी का 2 वर्ब है, फास्ट इन, मैंने बताया था इन वाले ज्यादातर वर्ब होते हैं, आपने देखा, दैट्स इट। चलो भाई, ये आ गया तुम्हारा क्लोज टेस्ट। हैविंग मूव्ड नहीं होगा, मूव्ड। मूव्ड का मतलब है इम्प्रेस्ड हो जाना, यहां पे मूव्ड बाय द चार्म ऑफ द नेचर around him, man has expressed his expressions, his appreciation of it in works of art produced by him. This goes back to time. तो टाइम की बात हो रही है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है when. He was still a primitive being. जब वो एक प्रिमिटिव बीइंग था। तो पहले में ए और दूसरे में बी, यहां पे आ जाएगा आपका when. ठीक है, और कोई नहीं आ सकता। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है भाई, तो पहले में मूव, दूसरे में when. डैश है, अच्छा क्या कहा इसने यहाँ पे, ही वॉज अ स्टिल प्रिमेटिव बीइंग। अब कह रहा है आर्ट, तो आर्ट सिंगुलर होगा हैज, अब तक सब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे भी आप हैज लिखेंगे। हैज अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर आर्ट का एक सॉफ्ट करने, मतलब जो लोग आर्टिस्ट होते हैं ज्यादा जुल्म वगैरह नहीं करते, सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस होता है। द अर्लीस्ट पेंटिंग्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक एज इन द केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या करता है हमें, गिव्स अस मैग्निफिसेंट एग्जांपल ऑफ डैश आई। आई है नाउन, तो यहां पे चाहिए होगा एडजेक्टिव, मतलब ऑब्जर्वेंट आई। कैसी आई है, ऑब्जर्वेंट आई है उसकी। एंड द ट्रेन्ड हैंड इन द मैन सैवेज, सैवेज का मतलब है वाइल्ड स्टेज, है ना। तो द कलर्स चूजन, द मूवमेंट, द कलर्ड आपने कहा चूजन, चूजन द कलर चूजन ना, तो ये थर्ड फॉर्म यूज हुई, द कलर चूजन, द मूवमेंट पोर्ट्रेट, ही हो जाएगा पोर्ट्रेट, एंड द एक्सप्रेशंस द पिक्चर्स आर सफ्यूज्ड। तो आर के पास सफ्यूजिंग आ सकता था या सफ्यूज, तो सफ्यूज्ड होगा। सफ्यूज का मतलब हो जाता है फुल, फिल्ड विथ, सफ्यूज मतलब फिल्ड विथ। रियली मेक्स अस मार्वल, तो उसको बेहतरीन लगता है, मार्वल लगता है, एकदम शानदार लगता है। इवन इफ ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑफ दी, अगर वो सारे के सारे पेंटिंग के स्टैंडर्ड के ना हो, स्टैंडर्ड्स नहीं होता है ना, स्टैंडर्ड, तो आंसर हो जाएगा ए। ऑफ द पेंटिंग्स एट अल्तामिरा, द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन इंडिया, ये वैसा पिक्चर, पिक्चर ऑफ लाइफ इन दोस डैश डेज ऑफ द अर्ली मैन। तो डैश डेज का मतलब पुराने दिन, फार ऑफ डेज ना, ओल्ड डेज, ए फार ऑफ, ओल्ड डेज। फार आउट जो मतलब है दूर के, फार फेच दिन तक पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। फार डेज का खाली करेंगे, फार ऑफ इसीलिए यूज होता है जब आप दूर के जो बहुत दिन है उनकी बात कर रहे हैं। Days of the early man in India. It is a great and true experience that Kalidas expresses when he feels that कि जो सबसे अच्छा आदमी होगा, सबसे खुश, even the happiest man, 19 में आपने क्या भरा, even, जो सबसे ज्यादा खुश आदमी होगा, feels, elated, है ना, elated का मतलब है खुश एकदम, he feels के साथ elated आएगा जो कि एडजेक्टिव है elated।
ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये था तुम्हारा आज का मॉक टेस्ट, वो प्रीवियस ईयर पेपर। तो मुझे आपको ये ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुझे भी इसे तुम तक पहुंचाने से पहले एक बार पूरा सॉल्व करना पड़ा। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं भी अटका था। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का पेपर था, पर ठीक है सारे सॉल्व हो गए हैं और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जब ऐसा पेपर आता है तो कट ऑफ भी कम जाती है। ऐसे पेपर में मैं आपसे कहूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 120 क्वेश्चन हैं और 120 में से आप 60 प्लस भी बना आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल सेफ हैं आप। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना करें तो ऐसे पेपर में, नॉक की हर एक पेपर में, हर एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे पेपर में तो जिसने 60 प्लस भी बनाए वो उसका भी काफी है। क्योंकि बहुत सारे अजीब अजीब वर्ड, अजीब अजीब क्यूनिफॉर्म किसने सुना होगा, बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने यूज किए वहां पे, है ना। S1 S6 में भी बहुत सारी चीजें करी, जहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया वहां पे भी एक से बताने से नहीं होगा, चारों बताना पड़ेंगे। तो ट्रिकी क्वेश्चन थे काफी सारे। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।